U47 हिंदी। झांग क्वान आध्यात्मिक धुरी संरचना लघु छिपी आत्मा संप्रदाय का गद्दार। इन तीनों के बीच कोई न कोई संबंध अवश्य होगा। हालांकि इसमें ज्यादा सुराग नहीं है और इसकी जांच करना आसान नहीं है। फिलहाल फॉर्मेशन ही महत्वपूर्ण है। आंगन में जहां हल्की हवा बह रही थी, महुआ अभी भी स्पिरिट पिवट फॉर्मेशन का अभ्यास कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अभ्यास किया, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कुछ भूल गया है। वह क्या भूल गया था? महुआ एक क्षण के लिए रुका, फिर अचानक उसे याद आया। झांग क्वान के पूर्वज अभी भी उसके स्टोरेज बैग में बंद थे। झांग परिवार का वह पैतृक मास्टर चित्र में जो दिखाया गया है वह झांग परिवार का पूर्वज होना चाहिए। जब झांग क्वान ने एक समारोह आयोजित किया और पैतृक मास्टर चित्र की पूजा करने के लिए धूप जलाई, तो वह शव नियंत्रण घंटी को परिष्कृत और नियंत्रित करने के लिए अपने पूर्ववर्तियों के दिव्य विचार को उधार ले सका। चित्र में दिव्य विचार समाहित है। इससे ये संकेत मिलता है कि पैतृक गुरु का चित्र संभवतः एक चिंतन मानचित्र है और इस समारोह के लिए अर्पित की जाने वाली भेंट व्यक्ति की दिव्य भावना होती है। इसलिए इस चिंतन मानचित्र के अंदर रहने वाले प्राणी भले ही छोटे हरे चेहरे वाले भूत की तरह भूत न हो, कुछ गंदे और बुरे विचार अवश्य होंगे। झांग क्वान ने शव शोधन का अभ्यास किया। शव शोधन की उनकी विधि उनके अपने पूर्वजों से उन्हें विरासत में मिली थी, तो फिर उसके पूर्वज भी अच्छे नहीं होंगे। महुआ ने स्टोरेज बैग को छुआ, उसकी अभिव्यक्ति कुछ झिझक भरी थी। क्या मुझे एक नज़र देखनी चाहिए? इसे देखने में संभवतः जोखिम शामिल होगा। ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरह इस पैतृक मास्टर चित्र में कुछ बुरी आत्माएं हो सकती हैं जो उसकी चेतना के सागर पर आक्रमण करने की प्रतीक्षा कर रही हैं। और ताओवादी स्तंभ अभी तक आधा ही बहाल हो पाया है। यदि ताओवादी स्टेल बुरी आत्मा को दबा नहीं सकता और वह उसे आक्रमण करने की अनुमति दे देता है, तो यह उसके घर में भेड़िए को आमंत्रित करने जैसा होगा, जो आपदा का कारण बन सकता है। संभवतः ताओवादी स्तंभ के रहस्य को उजागर करने का जोखिम भी हो सकता है, जिससे यह और भी अधिक खतरनाक हो जाएगा। लेकिन इसे न देखना भी अच्छा नहीं होगा। ये चित्र नहीं रखा जा सकता। यदि इसे रखा गया तो एक बार यह पुनः झांग क्वान के हाथों में पड़ गया तो यह तानाशाह को बुराई करने में मदद करेगा। यदि यह झांग क्वान के हाथों में न पड़े और अन्य साधकों द्वारा प्राप्त कर लिया जाए, तो यह चित्र के भीतर स्थित दुष्ट आत्मा को दिव्य इंद्रिय प्रदान करके जीवन को हानि भी पहुंचा सकता है। यदि वह इसे स्वयं रखता है तो जोखिम काफी अधिक है। कौन जानता है कि जीवन और मृत्यु के किसी महत्वपूर्ण क्षण में इस चित्र के भीतर छिपे बुरे विचार उभरकर मुसीबत खड़ी कर दें। इसलिए इसे नहीं रखा जा सकता। यदि इसे नहीं रखा गया तो ये केवल नष्ट ही हो सकता है। आग झांग क्वान के पैतृक स्वामी को जलाकर राख कर देगी और उन्हें हवा में बिखेर देगी। यदि झांग क्वान को इस बारे में पता चलता तो वह संभवतः बहुत क्रोधित होता। महुआ अपने अंदर ही अंदर उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन कुछ सोचने के बाद महुआ को कुछ हिचकिचाहट महसूस हुई। आखिरकार चिंतन मानचित्र काफी दुर्लभ हैं। अब तक महुआ को केवल 2 ही मिले थे। इनमें से एक ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड से लैंडस्केप ताओवादी बाल पेंटिंग थी। दूसरा चित्र झांग परिवार का पैतृक मास्टर चित्र था। दोनों पेंटिंग्स अत्यंत कीमती और बहुमूल्य थीं, जिन्हें पाना बहुत कठिन था। इसे नष्ट करना भयंकर बर्बादी होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि वह चिंतन मानचित्र के भीतर दिव्य विचार को परिष्कृत कर सके, तो इससे उसकी दिव्य भावना में वृद्धि हो सकती है। महुआ का सबसे मजबूत गुण उसकी दिव्य भावना थी, जिसकी उसमें सबसे अधिक कमी थी। उनकी दिव्य अनुभूति एक क्यूई शोधन साधक से कहीं अधिक थी और आधार स्थापना के प्रारंभिक चरण में एक औसत साधक से किसी भी प्रकार कम नहीं थी, बल्कि थोड़ी अधिक गहन थी। लेकिन ये दिव्य अनुभूति अभी भी पर्याप्त नहीं थी। उसे अपनी दिव्य भावना के माध्यम से नींव स्थापना के मध्य चरण तक पहुंचने का रास्ता खोजना होगा, अर्थात 14 पैटर्न के दायरे में। तब वह अपनी नींव स्थापित करने और दिव्य भावना के ताओवादी आधार का निर्माण करने में सक्षम हो जाएगा और दिव्य भावना के साथ ताओ को सिद्ध करने के मार्ग पर चल सकेगा। वर्तमान में उनके पास अपनी दिव्य भावना को परिष्कृत करने के लिए कठिन संरचनाओं का अभाव था। आध्यात्मिक धुरी संरचना 12 पैटर्नों से बनी थी, लेकिन ये पूर्ण नहीं थी। संभवतः संपूर्ण आध्यात्मिक धुरी निर्माण चार्ट प्राप्त करने में कुछ परेशानी आएगी। इन परिस्थितियों में यदि वह चिंतन मानचित्र को परिष्कृत कर सके तो उसकी दिव्य भावना बहुत तेजी से प्रगति करेगी और महुआ जल्द ही फाउंडेशन की स्थापना करने में सक्षम हो जाएगा। कुछ सोचने के बाद महुआ फिर भी श्री जुआंग से सलाह लेने चला गया।
उन्होंने श्री ज्वांग के सामने झांग परिवार की मुड़ी हुई धूप राख से सनी झुर्रीदार पैतृक गुरु तस्वीर रख दी। श्री ज्वांग ने इस गंदे टुकड़े को ऐसे भाव से देखा कि उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। यह इस तरह कैसे मुड़ गया? मो हुआ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। मुझे डर था कि यह मुझे मोहित कर लेगा। श्री ज्वांग एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर पूछा, क्या इसने तुम्हें मोहित कर लिया? हम, मो हुआ ने सिर हिलाया। इसने तुम्हें कैसे मोहित किया? इसने मेरी प्रतिभा की प्रशंसा की, मुझे अवसर देने का वादा किया और यह भी चाहा कि मैं इसे देखूं। मो हुआ ने कहा, ये चाहता है। और तब? मो हुआ ने जवाब दिया, फिर मैंने उसे सबक सिखाया और वह शांत हो गया। श्री ज्वांग ने पेंटिंग पर एक बार फिर नजर डाली। मो हुआ के छोटे हाथों से कुचले जाने के कारण पेंटिंग पर सिल्वटें पड़ गई थी। ये राख से ढकी हुई थी और इस पर कुछ छोटे पैरों के निशान भी थे। ऐसा लग रहा था मानो इसे सबक सिखा दिया गया हो। श्री ज्वांग अपनी हंसी रोक नहीं सके। मो हुआ ने धीरे से पूछा, मास्टर, क्या मैं इस पेंटिंग को देख सकता हूं? श्री ज्वांग ने एक क्षण सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। अभी तक नहीं। मो हुआ थोड़ा निराश हुआ, फिर उसकी आंखें चमक उठी और उसने पूछा, अभी नहीं? तो गुरुजी, मैं कब आ सकता हूं? श्री ज्वांग ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि पूछा, आपने आध्यात्मिक धुरी निर्माण में कितनी प्रगति की है? मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। मो हुआ ने श्री ज्वांग को स्पिरिट पिवट फॉर्मेशन के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि और समझ से अवगत कराया। सुनने के बाद श्री ज्वांग ने थोड़ा सिर हिलाया। खुद को रोक न पाने के कारण मो हुआ ने कहा, मास्टर, क्या ये स्पिरिट पिवट फॉर्मेशन थोड़ा सरल नहीं है? मिस्टर ज्वांग रुक गए और अपनी उंगली से मो हुआ के माथे पर थपथपाने से खुद को नहीं रोक सके। ऐसा बाहर मत कहो, अन्यथा निश्चित रूप से कुछ फॉर्मेशन मास्टर्स नाराज हो जाएंगे और आपको पीटने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। मो हुआ ने शर्म से मुस्कुराते हुए लेकिन अभी भी हैरान होकर कहा, मास्टर, मैंने सोचा था कि स्पिरिट पिवट फॉर्मेशन अधिक कठिन होगा, जैसे प्रथम श्रेणी 10 पैटर्न वाली रिवर्स्ड स्पिरिट फॉर्मेशन या 11 पैटर्न वाली थिक अर्थ फॉर्मेशन, जिसमें फॉर्मेशन में महारत हासिल करने के लिए किसी गहन चीज की समझ की आवश्यकता होती है। लेकिन इस स्पिरिट पिवट फॉर्मेशन के लिए ज्यादा समझ की आवश्यकता नहीं लगती और मैंने सिर्फ मूल बातें सीखी हैं। श्री ज्वांग ने कुछ अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, आपको कैसे पता कि आपने कुछ भी नहीं समझा है? मो हुआ चौंका, मैंने क्या समझा? मुझे खुद भी इसका एहसास नहीं है। श्री ज्वांग ने पूछा, स्पिरिट पिवट फॉर्मेशन का मूल क्या है? आध्यात्मिक शक्ति नियंत्रण, मो हुआ ने अचानक कहा। इसे कैसे नियंत्रित किया जाए? निर्माण के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यक संरचना को समझें, फिर आध्यात्मिक शक्ति का विश्लेषण करें, तंतु बनाएं। दिव्य इंद्रिय निर्माण को धुरी के रूप में लेती है तथा बाहरी वस्तुओं में हेरफेर करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति तंतुओं को नियंत्रित करती है। श्री ज्वांग ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, क्या ये परिचित लगता है? मो हुआ ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने वाली दिव्य भावना। एक क्षण बाद मो हुआ को अचानक एहसास हुआ, स्वर ज्ञान जुए। स्वर ज्ञान जुए भी दिव्य इंद्रिय हेरफेर की खेती के लिए एक साधना तकनीक है। स्वर्गीय ज्ञान जुए का अभ्यास जितना अधिक गहन होगा, दिव्य इंद्रिय द्वारा नियंत्रण उतना ही अधिक तीव्र होगा। सही। श्री ज्वांग ने सिर हिलाया। स्पिरिट पिवट फॉर्मेशन आध्यात्मिक शक्ति नियंत्रण पर जोर देता है। हेवन यान जुए दिव्य इंद्रिय हेरफेर के बारे में है। दोनों एक ही मूल से संबंधित हैं। जब आपने स्पिरिट पिवट फॉर्मेशन का अध्ययन किया तो ऐसा नहीं था कि आप इसे समझने में असफल रहे, बल्कि आपने समय के साथ स्वर्ग ज्ञान जुए का अभ्यास करते हुए धीरे धीरे इन गठन सिद्धांतों को समझ लिया है। इसलिए स्पिरिट पिवट फॉर्मेशन को समझना वास्तव में आपके लिए उतना कठिन नहीं था। परम निर्माण को समझने के बाद यह एक रोजमर्रा की समझ थी जो अचानक ज्ञानोदय की भावना के बिना थोड़ी गहरी हो गई। मो हुआ ने धीरे से सिर हिलाया, उसके दिल में समझ थी। एक क्षण बाद उसने फिर से अपनी भौहें सिकुड़ी और पूछा, लेकिन गुरु, आत्मा धुरी संरचना और स्वर्ग ज्ञान जुए में शामिल आध्यात्मिक शक्ति का नियंत्रण अभी भी अलग है ना? दोनों के बीच अभी भी काफी असमानता है। इसीलिए उन्होंने शुरू में इस बारे में नहीं सोचा था। श्री ज्वांग ने उनकी ओर स्वीकृति भरी नजरों से देखा और सिर हिलाया। वे समान रास्ते अपनाते हैं लेकिन उनके लक्ष्य अलग अलग हैं। उनका सार समान है लेकिन उनके केंद्र अलग अलग हैं। स्वर्ग ज्ञान जुए दिव्य इंद्रिय हेरफेर पर जोर देता है, दिव्य इंद्रिय पर ही ध्यान केंद्रित करता है। स्पिरिट पिवट फॉर्मेशन आध्यात्मिक शक्ति नियंत्रण पर जोर देता है,
दिव्य इंद्रियों द्वारा वस्तुओं को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, या यूं कहें कि दिव्य इंद्रियों द्वारा आत्मा को नियंत्रित करता है। दिव्य इंद्रियों के साथ आध्यात्मिक शक्ति को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करता है। एक आंतरिक है, दूसरा बाह्य, वे एक दूसरे के पूरक हैं। आपने स्वर्गीय यान जुए का अभ्यास किया है और आपका दिव्य इंद्रिय नियंत्रण मजबूत है, इसलिए आपको आत्मा धुरी संरचना के सिद्धांतों को समझना और उन्हें अधिक अच्छी तरह से समझना आसान लगता है। दिव्य इंद्रिय हेरफेर। अचानक मोहुआ के मन में एक विचार आया और उसने पूछा, क्या इसका फाउंडेशन स्थापना चरण में दिव्य इंद्रिय हेरफेर से कोई संबंध है? श्री जुआंग ने बताया, सिद्धांत एक ही है, दोनों ही हेरफेर के बारे में हैं, लेकिन उनके रूप अलग अलग हैं। दिव्य इंद्रिय हेरफेर शक्ति के बारे में है, जबकि दिव्य इंद्रिय से वस्तुओं को नियंत्रित करना कुशलता के बारे में है। मोहुआ ने कहा, तो क्या अब मैं दिव्य इंद्रिय हेरफेर कर सकता हूं? नहीं, श्री जुआंग ने कहा, आप इसे केवल आधार स्थापना तक पहुंचने पर ही सीख सकते हैं। हालांकि आपकी दिव्य भावना पर्याप्त है, आपकी साधना पर्याप्त नहीं है। मोहुआ थोड़ा निराश हुआ, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसे बात समझ में आ गई। क्यूई शोधन में लगे लोगों द्वारा फाउंडेशन स्थापना की तकनीकें इतनी आसानी से नहीं सीखी जाती हैं। श्री जुआंग का स्पष्टीकरण सुनने के बाद मोहुआ को बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन उसके मन में कई सवाल भी थे। गुरुजी, इनका चिंतन मानचित्र से क्या संबंध है? मोहुआ ने पूछा। श्री जुआंग की निगाहें एकाग्र हो गईं और उन्होंने कहा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें दिव्य विचार वध का मंत्र सिखाऊंगा? मोहुआ का दिल बैठ गया और उसने बार बार सिर हिलाकर उम्मीद जताई। श्री जुआंग की निगाहें गहरी थी जब वह धीरे धीरे बोल रहे थे। दिव्य विचार वध दिव्य इंद्रिय पर आधारित है, रूप को प्रकट करना तथा दिव्य इंद्रिय से वस्तुओं को नियंत्रित करना मंत्र बिंदु है। दिव्य इंद्रिय को आधार बनाना, रूप को प्रकट करना तथा दिव्य इंद्रिय से वस्तुओं को नियंत्रित करना ही मंत्र बिंदु है। मोहुआ ने चुपचाप ये शब्द दोहराए। श्री जुआंग ने पूछा, क्या अब तुम समझ गए? मोहुआ ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। उन्होंने दिव्य भावना, अभिव्यक्ति और वस्तुओं को नियंत्रित करना शब्दों को अलग अलग लिया तो समझ लिया, लेकिन जब श्री जुआंग ने उन्हें एक साथ जोड़ा तो वे कुछ हद तक भ्रमित हो गए। कोई बात नहीं, श्री जुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो इसे चरण दर चरण लेते हैं। दिव्य विचार वध एक अत्यंत अपरंपरागत विधि मानी जाती है और यह अत्यंत कठिन एवं अत्यंत खतरनाक है। सामान्य साधक इसे नहीं सीखते। यहाँ तक कि दानव पथ साधकों में भी बहुत से लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य अपनी दिव्य भावना से दांव को सिद्ध करना है और तुम्हें दिव्य भावना के स्तर पर घातक खतरों का सामना अवश्य करना पड़ेगा। वास्तव में आप पहले ही इसका सामना कर चुके हैं। उदाहरण के लिए ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड के चिंतन मानचित्र में छोटा हरा चेहरा वाला भूत। श्री जुआंग ने चुपचाप विचार किया। वह नहीं जानता था कि मोहुआ ने इसका समाधान कैसे किया और उसने आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ रहस्य गुप्त रखने के लिए होते हैं। श्री जुआंग ने मोहुआ को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा और डांटा। अधिकार का होना लाभ का विषय है, लेकिन अनुपस्थिति उपयोगिता का विषय है। बाह्य वस्तुओं पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको अपनी दिव्य इंद्रिय को निरंतर मजबूत करना होगा तथा मंत्र बिंदु पर महारत हासिल करनी होगी। अपनी स्वयं की शक्ति पर भरोसा करना सीखें, दिव्य विचारों में छिपे विभिन्न खतरों का सामना करें। यह आप ही हैं जो दैवी ज्ञान से दांव को सिद्ध करने का लक्ष्य रखते हैं, किसी बाहरी वस्तु से नहीं। मोहुआ एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे होश आया, उसका युवा चेहरा गंभीर हो गया और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। मोहुआ की आंखों में स्पष्टता देखकर श्री जुआंग को आश्वस्त महसूस हुआ और उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। फिर उसने मेज की ओर इशारा किया, जहां झांग परिवार की झुर्रीदार पुरानी पुश्तैनी तस्वीरों का बंडल रखा था। एक बार जब आप दिव्य विचार वध के मंत्र बिंदु को सीख लेते हैं, तो आप अभ्यास के लिए इस चित्र का उपयोग कर सकते हैं। आप झांग परिवार के पूर्वज के साथ अभ्यास कर रहे हैं। मोहुआ की रुचि अचानक जाग उठी और फिर उसने पूछा, गुरुजी, दिव्य विचार वध वास्तव में कैसे किया जाता है? श्री जुआंग ने एक हल्की सी मुस्कान दी। मोहुआ द्वारा बनाई गई चाय का एक घूंट लिया, उसके स्वाद के कम होने का इंतजार किया, फिर सीधे बैठ गए और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, व्यक्ति की दिव्य भावना आधार है, इसकी अभिव्यक्ति आकृति बनाती है और वस्तुओं को नियंत्रित करने से तकनीक बनती है। तथाकथित दिव्य भावना को आधार के रूप में लेने का अर्थ है कि दिव्य विचार वध की शक्ति मूलतः स्वयं दिव्य भावना की शक्ति पर निर्भर है।
भले ही एक QE शोधन साधक के पास मजबूत क्षमताएं और कई मंत्र बिंदु हों, फिर भी उन्हें एक आधार निर्माण साधक के दिव्य विचारों को पार करना मुश्किल होगा। निस्संदेह ये दिव्य भावना प्रकटीकरण के आधार पर आधारित है। चेतना के सागर के अंदर यदि दिव्य भावना प्रकट नहीं होती है, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह केवल काटने के लिए रखी गई मछली के समान है, जो प्रतिरोध करने में असमर्थ है और जिसका वध केवल किसी की इच्छा पर ही किया जा सकता है। श्री ज्वांग ने उदाहरण देना जारी रखा। एक प्रथम श्रेणी का राक्षस जिसे QE शोधन भूत माना जाता है, यदि वह किसी आधार निर्माण साधक के चेतना सागर पर आक्रमण करता है, तो वह आधार निर्माण दिव्य इंद्रिय को पोषण भूमि के रूप में उपयोग करता है तथा स्वयं को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन इसका उपभोग करता है। एक आधारशिला निर्माण साधक यदि दिव्य इंद्रिय प्रकटीकरण करने में असमर्थ है और अन्य कोई भूत प्रेत भगाने की तकनीक नहीं जानता है, तो वह केवल छोटे हरे चेहरे वाले भूत को दिव्य इंद्रिय को निगलने दे सकता है। उसे तो ये भी पता नहीं होगा कि उसकी चेतना के सागर पर बाहरी बुराई ने आक्रमण कर दिया है। अनजाने में वह प्रेतात्मा का पोषण बन जाता है। उसकी दिव्य इंद्रिय को प्रेतात्मा द्वारा थोड़ा थोड़ा करके नष्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे ये जारी रहेगा, वह दिव्य इंद्रियों के क्षय, मानसिक थकान से पीड़ित होगा, अंततः ब्रह्मपूर्ण विचारों को आश्रय देगा, इच्छाओं से घिरा रहेगा, जिससे स्वभाव में बड़ा परिवर्तन होगा। वह न तो मानव बनेगा और न ही भूत, या तो राक्षसी पागलपन में प्रवेश करेगा और मर जाएगा, या दिव्य इंद्रियों के क्षय से नष्ट हो जाएगा। और जब प्रेतात्मा अपने दुष्ट विचारों से बल पाकर उसकी दिव्य इंद्रिय को ग्रस लेती है, तब वह परजीवी बनने के लिए अगले मेजबान की तलाश जारी रख सकती है। मोहुआ ने जब ये सुना तो उसके अंदर एक ठंडक दौड़ गई। यदि उसने संरचना का उपयोग करके छोटे हरे चेहरे वाले भूत को अपनी चेतना के सागर में वापस नहीं धकेला होता और इसे ताओवादी स्टील से दबा दिया, इसे खा लिया, इसके परिणाम अकल्पनीय होते। क्या होगा यदि छोटे हरे चेहरे वाले भूत ने उस पर परजीवी बनकर उसे न तो मानव और न ही भूत में बदल दिया होता, और उसे इसकी जानकारी भी नहीं होती। इससे न केवल उसे बल्कि उसके माता पिता और उसके आसपास के दोस्तों को भी नुकसान होता। इस घटना के बाद मोहुआ को कुछ डर सा महसूस हुआ। दिव्य विचार वास्तव में असाधारण रूप से खतरनाक जोखिमों को जन्म देता है और इसके अलावा इससे बचाव करना लगभग असंभव है। दिव्य विचार वध की तकनीकों को अच्छी तरह से सीखना होगा। जो कोई भी भविष्य में बिना अनुमति के किसी के चेतना सागर में प्रवेश करने का साहस करेगा, उसे बिना किसी अपवाद के समाप्त कर दिया जाएगा। मोहुआ ने बार बार सिर हिलाया और उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, तो फिर दिव्य ज्ञान कैसे प्रकट किया जा सकता है? श्री ज्वांग ने कहा, आप अपने चेतना सागर के भीतर अपना स्वयं का रूप प्रकट कर सकते हैं, है ना? हम। मोहुआ ने सिर हिलाया। ये वह काम था जो वह जन्म से ही स्वाभाविक रूप से कर पाता था। जब से वह पैदा हुआ था, मोहुआ के चेतना सागर में हमेशा उसकी अपनी दिव्य भावना का प्रकटीकरण होता रहा था। उसने पहले सोचा था कि सभी किसान ऐसे ही होते हैं। छोटे हरे चेहरे वाले भूत से सामना होने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि वह एक अपवाद था। सभी साधक स्वयं को चेतना के सागर में अभिव्यक्त नहीं कर सकते, चाहे यह उसकी दिव्य इंद्रिय में विशिष्ट प्रतिभा के कारण था या उसकी चेतना के सागर में ताओवादी स्तंभ की उपस्थिति के कारण था। मोहुआ को इस बात का पूरा यकीन नहीं था, लेकिन चूंकि यह जन्मजात दिव्य भावना अभिव्यक्ति से संबंधित था, इस प्रकार मोहुआ को भी यह स्पष्ट नहीं था कि इस प्रकार की अभिव्यक्ति वास्तव में कैसे हुई। जो स्वयं को जानते हैं वे बुद्धिमान हैं। जो साधक अपने स्वरूप का गहन चिंतन करता है, वह उसे प्रकट कर सकता है। श्री ज्वांग ने कहा और फिर मोहुआ की ओर देखा और आगे बोलने से पहले कुछ सोचा। आप अपनी दिव्य भावना को प्रकट करने में सक्षम हैं क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से मजबूत है और आपके पास स्पष्ट विचारों वाला शुद्ध हृदय है, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से चेतना के सागर के भीतर आपका अपना रूप प्रकट हुआ। बेशक अन्य कारक भी हो सकते हैं। श्री ज्वांग की निगाहें थोड़ी केंद्रित हो गईं, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और फिर बोलना शुरू कर दिया। दिव्य विचार वध स्वयं की अभिव्यक्ति के साथ केवल आधार है। चूंकि कोई व्यक्ति स्वयं को अभिव्यक्त कर सकता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके मंत्र, मार्शल आर्ट और आध्यात्मिक कलाकृतियां भी अभिव्यक्त हो सकती हैं। मंत्र या मार्शल आर्ट प्रकट करने में सक्षम होने से आपको वध करने का साधन मिलता है। मोहुआ को ये सब कुछ रहस्यमय लगा, तो उसने पूछा, गुरुजी, क्या ये प्रकटीकरण कुछ कल्पना या भ्रम जैसा है? दिवा स्वप्न जैसा, जो कुछ भी हम सोचते हैं उसे वास्तविकता में बदल देना। यदि आपको लगता है कि आप इस मंत्र को समझते हैं, तो आपके पास वह मंत्र है।
यदि आपको लगता है कि आपने इस मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है, तो आपने उस मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल कर ली है। यदि आप सोचते हैं कि आपके पास कोई विशेष आध्यात्मिक कलाकृति है, तो आपके पास वह आध्यात्मिक कलाकृति है। तो यदि आप अपनी चेतना के सागर में एक ड्रैगन की कल्पना करते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपके पास एक ड्रैगन है? श्री ज्वांग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि आप जो भी सोचते हैं वह वास्तविकता बन जाता है। यदि ऐसा होता तो दिव्य भावना प्रकटीकरण बहुत सरल होता। दिव्य भावना प्रकटीकरण भ्रामक दिव्य विचारों को प्रकट करने के लिए वास्तविकता पर आधारित है। वस्तुनिष्ठ रूप से वास्तविक चीज के बिना आप उसका भ्रम प्रकट नहीं कर सकते। यदि आप किसी मंत्र को प्रकट करना चाहते हैं, तो आपको वास्तव में उस मंत्र को जानना होगा। यदि आप एक आध्यात्मिक कलाकृति प्रकट करना चाहते हैं, तो आपको वास्तव में उस आध्यात्मिक कलाकृति का स्वामी होना चाहिए। और फिर भी ऐसा नहीं है कि आप इसे सिर्फ इसलिए प्रकट कर सकते हैं क्योंकि आप इसे जानते हैं या यह आपके पास है। आपको मंत्र को पूरी तरह से समझना होगा, वस्तु से पूरी तरह परिचित होना होगा तथा चेतना के सागर में उसे अभिव्यक्त करने के लिए उसके सार को पूरी तरह समझना होगा। जिन चीजों को आपने कभी नहीं देखा, जिन्हें आप नहीं समझते, जिन्हें आपने नहीं समझा या जिनसे आप अपरिचित हैं, उन्हें प्रकट नहीं किया जा सकता। यदि आप उन्हें प्रकट भी कर दें, तो वे केवल निराधार और नाजुक भ्रम होंगे जो एक भी प्रहार का सामना करने में असमर्थ होंगे। दिव्य विचार प्रकटीकरण ये जितना अधिक वास्तविक है, उतना ही अधिक शक्तिशाली है। मोह हुआ को गहन विचार में एक क्षण का ज्ञान हुआ। श्री ज्वांग ने आगे बताने से पहले एक क्षण रुककर कहा, यदि आप अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग लगभग वास्तविक अग्नि को प्रकट करने के लिए करते हैं, तो यह अग्नि वास्तव में दूसरे के दिव्य विचारों को जला सकती है। यदि आप तलवार प्रकट करते हैं, तो वह तलवार किसी के दिव्य विचारों को भी घायल कर सकती है। मोहुआ को अचानक स्पष्ट रूप से समझ आ गया। श्री ज्वांग ने मोहुआ की ओर फिर से देखा, उनका स्वर थोड़ा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, आपको जो सीखना है वह है पहले आध्यात्मिक शक्ति को अभिव्यक्त करना, फिर मंत्रों को अभिव्यक्त करना और अंततः संरचनाओं को अभिव्यक्त करना। मोहुआ का दिल थोड़ा कांप उठा। प्रकट संरचनाएं, लेकिन एक क्षण विचार करने के बाद उन्होंने अपनी उलझन व्यक्त की। गुरुजी, ऐसा लगता है मैं पहले से ही अपने चेतना सागर में संरचनाएं बना सकता हूं। क्या इसे अभिव्यक्ति माना जाएगा? प्रारंभ में जब छोटा भूत रूपांतरित हो रहा था, तब उसने एक संरचना बनाई थी और यही वह कार्य था जिसने उस छोटे हरे चेहरे वाले भूत को रोका था। श्री ज्वांग ने कहा, यह तो केवल एक छोटा सा हिस्सा है। मोहुआ मन ही मन आश्चर्यचकित था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। श्री ज्वांग ने गहरी निगाहों से कहा, ऐसा दिव्य भाव प्रकटीकरण कुछ हद तक सच ही है। जो प्रकट होता है वह दिव्य विचार द्वारा निर्मित संरचना प्रतिमानों की अलौकिक छाया मात्र है, न तो वह वास्तविक है, न ही उसकी शक्ति पर्याप्त प्रबल है। एक और समस्या यह है कि यह बहुत धीमी है। धीरे। मोहुआ थोड़ा चौंक गया। श्री ज्वांग ने सिर हिलाया, दिव्य विचार के टकराव में जीवन और मृत्यु एक क्षण मात्र हैं। संरचना को स्ट्रोक दर स्ट्रोक, पंक्ति दर पंक्ति चित्रित करने का अवसर हमेशा नहीं मिलता। कुछ दुर्भावनापूर्ण और क्रूर आत्माएं आपके द्वारा संरचना तैयार करने का इंतजार नहीं करेगी, संभवतः तब तक वे आपको खा चुकी होंगी। मोहुआ का दिल ठंडा पड़ गया और उसने भौहें चढ़ाकर कहा, यदि किसी संरचना को स्ट्रोक दर स्ट्रोक नहीं बनाया जाता है, तो उसे कैसे बनाया जाना चाहिए? श्री ज्वांग की नजरें बदल गईं और कठोर भाव से उन्होंने कहा, आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करें, उसे दिव्य इंद्रिय से नियंत्रित करें तथा उसे एक विचार में साकार करें, निर्माण के लिए आधार तैयार करें। इस तरह कलम और स्याही की आवश्यकता के बिना दिव्य इंद्रिय की मात्र एक गतिविधि से, क्षण भर के प्रयास से चेतना के सागर के भीतर एक संरचना का निर्माण किया जा सकता है। मोहुआ आश्चर्य से देखता रह गया, फिर होश में आया और फिर अपनी भौहें सिकोड़ ली, मानो कुछ सोच रहा हो। श्री ज्वांग की भौहें थोड़ी ऊपर उठी और उन्होंने धीरे से पूछा, अब आप क्या सोच रहे हैं? मोहुआ ने सावधानी से कहा, मास्टर, क्या आपने ये सब गणना की है? क्या गणना की? मोहुआ ने भौहें सिकोड़ते हुए उंगलियों पर गिनती की और कहा, फॉर्मेशन विजुअलाइजेशन सीखने के लिए व्यक्ति को हेवन यान जुए को जानने की आवश्यकता है, दिव्य इंद्रिय गणना को जानने की आवश्यकता है और आध्यात्मिक धुरी निर्माण में भी महारत हासिल करने की आवश्यकता है। स्वर ज्ञान जुए सीखने से दिव्य ज्ञान तीव्र होता है, जो आध्यात्मिक नियंत्रण के लिए आधार तैयार करता है। गणना सीखना एक संरचना के भीतर आध्यात्मिक शक्ति के प्रक्षेप पथ को निकालने के लिए आवश्यक है।
जिससे संरचना के निर्माण के लिए आध्यात्मिक शक्ति पर नियंत्रण की अनुमति मिलती है। और आध्यात्मिक धुरी निर्माण सीखकर व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति की संरचना को समझ सकता है, आध्यात्मिक शक्ति के सार को पहचान सकता है, जिससे आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती है जो स्वर्गीय ज्ञान जुए का भी पूरक है तथा दिव्य इंद्रिय द्वारा आध्यात्मिक शक्ति पर नियंत्रण को और मजबूत करता है। आध्यात्मिक धुरी निर्माण का मूल नियंत्रण है, लेकिन नियंत्रण केवल सतही है। केवल आध्यात्मिक शक्ति की संरचना को समझकर और उसे उसके विभिन्न भागों में तोड़कर ही नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक शक्ति की संरचना को समझने से उसे प्रकट करना आसान हो जाता है। आध्यात्मिक धुरी संरचना आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करती है, स्वर्ग ज्ञान जुए आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करता है, गणना संरचना का निर्माण करती है। ये तीनों अपरिहार्य हैं। यदि उनमें से किसी एक का भी अभाव होता तो संभवतः वह श्री ज्वांग के कहे अनुसार कार्य करने में असमर्थ होते। चेतना के सागर में दिव्य विचार के साथ एक संरचना बनाना और उस संरचना को अभिव्यक्त करना। श्री ज्वांग भी आश्चर्यचकित थे। वह जानता था कि मोहुआ चतुर है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका दिमाग इतना तेज होगा। श्री ज्वांग को अपने दिल में आश्वस्ति महसूस हुई और उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैंने गणना की थी, बात बस इतनी है कि तुम्हारा सौभाग्य था कि तुमने स्वर्ग ज्ञान जुए को अपनी साधना तकनीक के रूप में चुना, फिर तुमने गणना सीखी और संयोग से आध्यात्मिक धुरी संरचना का सामना किया। सब कुछ ठीक होने के बाद मैंने तुम्हें उसी के अनुसार शिक्षा देना जारी रखा। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। श्री ज्वांग के प्रति उनकी प्रशंसा और बढ़ गई। शिक्षण को विद्यार्थी की क्षमताओं और अवसर के अनुरूप ढालना। ताओ साधना और निर्माण कौशल में श्री ज्वांग का ज्ञान कितना गहन था, इसकी कोई सीमा नहीं है। मोहुआ की उज्ज्वल प्रशंसा भरी आंखें उस पर टिकी थीं, क्योंकि श्री ज्वांग काफी प्रसन्न थे। हालांकि उनका बाह्य स्वरूप एक विरक्त ऋषि जैसा था। उसने अपनी आस्तीन से एक छोटी पुस्तिका निकाली और मोहुआ को दे दी। मोहुआ ने ब्रोशर पर 6 अक्षरों के शीर्षक देखकर इसे स्वीकार कर लिया। दिव्य विचार प्रकटीकरण बुलेट पॉइंट्स। पुस्तिका छोटी और पतली थी। मोहुआ कुछ उलझन में था। मास्टर, क्या ये सब है? दिव्य विचार प्रकटीकरण बहुत कठिन होना चाहिए। उन्होंने सोचा था कि ऐसे बुलेट पॉइंट्स यदि बहुत बड़े न भी हों तो कम से कम एक मोटी किताब तो भर ही जाने चाहिए। बस इतना ही काफी है, श्री ज्वांग ने कहा। ध्यान तकनीक की तरह दिव्य भाव प्रकटीकरण भी सिर्फ एक साधन है, एक रूप है, सार नहीं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या प्रकट करते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या प्रकट करने में सफल होते हैं, आप कितनी समझ प्राप्त करते हैं और आप कितनी वास्तविकता प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य विचार प्रकटीकरण एक साधन है, मार्ग नहीं। अभिव्यक्ति तलवार की तरह है, लेकिन तलवार की शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले व्यक्ति में निहित होती है। यदि आपके पास 10 इकाई शक्ति है तो तलवार की शक्ति 10 गुना है। यदि आपके पास 100 इकाई शक्ति है तो तलवार की शक्ति 100 गुना है। आप कितनी अच्छी तरह से अभिव्यक्त करना सीखते हैं, यह आपके स्वयं के दृष्टिकरण, अभ्यास और समझ पर निर्भर करता है। जितना अधिक आप कल्पना करेंगे, समझ उतनी ही गहरी होगी, अभिव्यक्ति उतनी ही सच्ची होगी, दिव्य विचारवद की शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। श्री ज्वांग ने गंभीर स्वर और उम्मीद भरी निगाहों से मोहुआ को देखा। मोहुआ ने बार बार सिर हिलाया, उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। शिष्य को याद है, शिक्षा के लिए धन्यवाद गुरुजी। मोहुआ ने पतले दिव्य विचार प्रकटीकरण बुलेट पॉइंट्स को सावधानीपूर्वक अपने स्टोरेज बैग में रखा। दिव्य विचार वद महत्वपूर्ण था। मोहुआ ने जल्द ही इसका अच्छी तरह से अध्ययन करने की योजना बनाई। उसने पहले ही अपनी गणना कर ली थी। एक बार जब उसने अभिव्यक्ति करना सीख लिया और दिव्य विचार वद में थोड़ी सफलता प्राप्त कर ली, तो वह झांगक्वान के पुराने पूर्वज पर अभ्यास करने का प्रयास कर सका। हुआ के चले जाने के बाद शांत कक्ष में बूढ़ी कुई धीरे धीरे फिर से दिखाई देने लगी। उन्होंने श्री ज्वांग की ओर देखा, जिनके चेहरे पर शांति थी, और असंतुष्ट होकर बोले, जो बातें आप उसे सिखाते हैं वे सब इतनी कुटिल क्यों हैं? श्री ज्वांग ने भौहें चढ़ाईं, कुटिलता सही है, दुश्मन के कुटिल होने से बेहतर है कि स्वयं कुटिल रहें। बूढ़ा कुई भौहें चढ़ाकर मन ही मन सोचने लगा, अगर मोहुआ इसी तरह सीखता रहा तो मुझे समझने में मुश्किल होने लगेगी। सुपर दिव्य भावना, दिव्य विचारवद, असाधारण प्रतिभा, गठन दृश्य, इसके बारे में सोचना ही अविश्वसनीय रूप से मुश्किल लगता है। और मैं सोचता हूं कि इस तरह से दिव्य ज्ञान का विकास करना अंततः अच्छा है या बुरा। अचानक बूढ़े कुई को कुछ याद आया और उसने ठंडे स्वर में गंभीरता से कहा,
क्या आपको डर नहीं है कि वह आपके वरिष्ठ भाई के पदचिन्हों पर चलते हुए गुई ताओ का दूसरा व्यक्ति बन जाएगा? श्री जुआंग चुप हो गए, उनकी निगाहें कुछ धुंधली हो गईं, और काफी देर बाद उन्होंने धीरे से जवाब दिया। भविष्य के बारे में कौन निश्चित हो सकता है? कृषकों का जीवन काल लंबा होता है और उनका जीवन भी लंबा होता है। इस जीवन में व्यक्ति को कई लोगों से मिलना होगा, कई चीजों का सामना करना होगा, कई विकल्पों का सामना करना होगा। वह अपने मूल इरादों पर कायम रह सकता है या नहीं और अपने ताओवादी हृदय में दृढ़ रह सकता है या नहीं, ये कुछ ऐसा है जिसे उसे स्वयं ही प्रबंधित करना होगा। मैं इतने लंबे समय तक उसका साथ नहीं दे सकता। श्री जुआंग का व्यवहार उदासी भरा था और उन्होंने आह भरी। वह मेरा छोटा शिष्य है। मैं बस यही आशा करता हूं कि वह अच्छी तरह से जीवन जी सके, साधना करता रहे, संरचनाओं के बारे में सीखता रहे, अपने हृदय से जुड़ा रहे और स्वर्गीय दाव का अनुसरण करता रहे। जीवित रहना ही पर्याप्त है, भले ही वह दूसरा गुई ताओ का व्यक्ति बन जाए। फिर भी यह गुई ताओ के चंगुल में फंसने वाले ताओवादी बनने से बेहतर है। गुई ताओ का दूसरा व्यक्ति बनने के लिए कम से कम वह अभी भी जीवित रहेगा। लेकिन अगर वह ताओवादी बन गया तो इसका मतलब होगा कि वह गुई ताओ का शिकार हो जाएगा, उसकी दिव्य भावना नष्ट हो जाएगी, वह एक कठपुतली बन जाएगा। बूढ़ा कुई समझ गया और वह भी चुप हो गया। एक क्षण बाद उसने आह भरी और कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गया। मोह हुआ फिर अपने कमरे में वापस चला गया और दिव्य विचार प्रकटीकरण सीखना शुरू कर दिया। उसका कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन वह अच्छी तरह से सुसज्जित, नाजुक और सुरुचिपूर्ण था। उसके बड़े भाई और बहन के कमरों से सटा हुआ था और उसी लेआउट का था। मुंह हुआ बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और सबसे पहले उसने श्री जुआंग द्वारा दिए गए दिव्य विचार प्रकटीकरण बुलेट पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ा तथा सामान्य विचार को समझा। अभिव्यक्ति की कुंजी वास्तव में दृश्यीकरण थी। सबसे पहले दृश्यावलोकन के माध्यम से व्यक्ति बाह्य वस्तुओं को पहचानेगा, फिर चेतना के सागर के अंदर दिव्य इंद्रिय उनके भौतिक रूप को प्रकट करेगी। मूल मंत्र बिंदु को समझ लेने के बाद मुहुआ ने अभिव्यक्त करने का प्रयास शुरू कर दिया। उन्होंने पहले दूसरों को प्रकट करने का प्रयास किया और पाया कि यह काम नहीं कर रहा था। चाहे वह उसके माता पिता हों, श्री जुआंग, कनिष्ठ भाई, कनिष्ठ बहन या तुंगक्सियन शहर के एल्डयू दाहू दाजू, कोई भी प्रकट नहीं हो सका। तो लोग काम नहीं करते? नहीं, ये सही नहीं है। बात यह है कि स्वयं के अलावा अन्य लोग काम नहीं करते, कम से कम अभी तो नहीं। यदि लोगों को प्रकट नहीं किया जा सकता तो राक्षस जानवरों के बारे में क्या? मुंह हुआ ने उस छोटी राक्षस बिल्ली के बारे में सोचा जिसे उसने पकड़ लिया था, और उस बड़े बाघ के बारे में भी जिसमें वह परिवर्तित हो गई थी, लेकिन उसने पाया कि वह अभी भी उन्हें साकार नहीं कर सका था। मुंह हुआ ने फैंगशी के बारे में सोचा, बेहतर होगा कि ऐसा न किया जाए। यदि छोटी दानव बिल्ली काम नहीं करती है तो बड़े दानव के लिए भी उम्मीद कम है। यदि राक्षस जानवर काम नहीं करते तो फिर आत्मा जानवर क्या करेंगे? मुंह हुआ ने तब बिग व्हाइट के बारे में सोचा। उसने कोशिश की और पाया कि वह बिग व्हाइट को भी प्रकट नहीं कर सका। मुंह हुआ ने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि अभी वह किसी भी जीवित चीज को प्रकट नहीं कर सकता, इसलिए वह केवल निर्जीव वस्तुओं को ही प्रकट करने का प्रयास कर सकता था। मुंह हुआ ने अपने कमरे में स्टूल, टेबल, स्क्रीन, फॉर्मेशन पेन, फॉर्मेशन पेपर, चाय के कप आदि जैसी वस्तुओं को प्रकट करने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संभवतः इसलिए क्योंकि वह उनसे पर्याप्त परिचित नहीं था। मुंह हुआ ने इस पर विचार किया और 1000 जून छड़ी को प्रकट करने का प्रयास करने लगा। वह 1000 जून की छड़ी से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने मास्टर चेन को उसे गढ़ते हुए देखा था और उस पर सारी आकृतियां खुद बनाई थीं। मुंह हुआ ने भी 1000 जून की छड़ी का इस्तेमाल कई बार अचानक वार करने के लिए किया था। मुंह हुआ ने 1000 जून स्टिक निकाली, उसे कुछ देर तक गौर से देखा और उसके आकार, संरचना और संरचनाओं को अपने दिमाग में पूरी तरह से याद कर लिया। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, चेतना के सागर में डूब गए और 1000 जून छड़ी को प्रकट करने का प्रयास किया। थोड़ी देर बाद मुंह हुआ के हाथों में एक छड़ी की छायादार छवि दिखाई दी। मुंह हुआ बहुत खुश हुआ। यद्यपि ये केवल एक छाया मात्र था, फिर भी यह महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक था। अब चेतना के सागर में वह लोगों को आश्चर्यचकित करने वाली छड़ी से भी प्रहार कर सकता था। मुंह हुआ ने इसे कुछ बार घुमाया, स्वीपिंग थाउजेंड्स ऑफ आर्मीज और लाइक ए 1000 पाउंड्स जैसे मूव्स आजमाए और बाहर इस्तेमाल करने की तुलना में इसे और भी अधिक निपुण महसूस किया।
काफी देर तक इसके साथ खेलने के बाद मोहुआ ने अनिच्छा से 1000 जून स्टिक को दूर रख दिया। उन्होंने दिन का अधिकांश समय प्रयोग करते हुए बिताया तथा इस बात की पुष्टि की कि सभी बाह्य वस्तुओं और लोगों के बीच वे केवल 1000 जून स्टिक के एक नवजात रूप को ही प्रकट कर सकते हैं। इसके बाद उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति और मंत्रों के साथ साथ संरचनाओं को प्रकट करने का प्रयास करना था। मोहुआ ने सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करने का प्रयास किया। उन्होंने स्वयं की कल्पना की, अपने शरीर की शिरोबिंदुओं के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति के संचार का अनुकरण किया और शीघ्र ही अपने शरीर के चारों ओर एक रहस्यमय ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। मोहुआ को उत्साह मिला और उसने कल्पना और अभिव्यक्ति पर और अधिक ध्यान केंद्रित किया। कई घंटों बाद चेतना के सागर में मोहुआ ने अपनी आंखें खोली और पाया कि उसका शरीर एक धुंधली आध्यात्मिक शक्ति से लिपटा हुआ था। ये शक्ति वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। इसका निर्माण दिव्य सेंस मैनिफेस्टेशन द्वारा किया गया था। सतह पर यह आध्यात्मिक शक्ति प्रतीत होती थी, लेकिन इसका सार अभी भी दिव्य भावना थी। यद्यपि ये दैवी भावना थी, फिर भी इसका प्रभाव आध्यात्मिक शक्ति से काफी मिलता जुलता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तविक भी है और नकली भी, ठोस भी है और शून्य भी। इसमें एक गहन भावना थी कि कोई व्यक्ति पहाड़ को पहाड़ के रूप में देख सकता है, फिर पहाड़ के रूप में नहीं, फिर भी अंत में पहाड़ फिर भी पहाड़ ही रहता है। आध्यात्मिक शक्ति मंत्रों का आधार है। आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होने के साथ मोहुआ ने इसके साथ मंत्रों का अनुकरण करने की कोशिश शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था मानो मोहुआ की दिव्य भावना की आभासी छवि के भीतर वह हल्के नीले रंग की आध्यात्मिक शक्ति को डेंटियन और बाहों में मेरिडियन के साथ बहते हुए, उंगलियों पर एकत्रित होते हुए और अंततः एक मंत्र का निर्माण करते हुए देख सकता था। हालांकि फायरबॉल तकनीक से उत्पन्न चिंगारी कुछ चमक के बाद बुझ गई। पहला प्रयास विफल हो गया था। इसके बावजूद मोहुआ निराश नहीं हुआ। कई बार प्रयास किया, हर बार थोड़ा बेहतर होता गया। अनगिनत बार प्रयास करने के बाद मोहुआ ने पाया कि उसकी दिव्य इंद्रिय समाप्त हो चुकी थी। दिव्य इंद्रिय ने आध्यात्मिक शक्ति प्रकट की। दिव्य इंद्रिय के बिना कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी और इस प्रकार मंत्रों का उपयोग करने की कोई क्षमता नहीं थी। मोहुआ ने बैठकर ध्यान किया और अपनी दिव्य अनुभूति पुनः प्राप्त करने के बाद उन्होंने अभ्यास जारी रखा। 2 दिनों के अथक अभ्यास के बाद नींद और भोजन का त्याग करके मोहुआ अंततः अपनी पहली फायरबॉल तकनीक का प्रयोग करने में सफल रहा। इसकी शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, ये सिर्फ एक साधारण फायरबॉल तकनीक थी, लेकिन इसका महत्व अलग था। वह अंततः अपने चेतना सागर में मंत्रों का प्रयोग कर सकता था। यदि कोई धूर्त या बुरे विचार उसके चेतना सागर पर फिर से आक्रमण करते, तो अब उसके पास आक्रमण का एक बुनियादी साधन था। मोहुआ का उत्साह बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने जल कारावास तकनीक, जल पासिंग स्टेप और छिपाव तकनीक का अभ्यास किया। जल मार्ग चरण प्रभावी था, लेकिन जहां तक छिपाव तकनीक का सवाल है, ये कहना कठिन था क्योंकि चेतना के सागर में वह ये नहीं बता सकता था कि वह छिपा हुआ है या नहीं। उसे इसका परीक्षण करने का अवसर ढूंढना होगा। इन मंत्रों के जाप के बाद मोहुआ को बहुत सुरक्षा का एहसास हुआ। अब खतरे का सामना करते हुए उसके पास मारने या वध करने के साधन भी थे। इसके बाद फॉर्मेशन को प्रकट करने का समय था। मोहुआ ने अपेक्षाकृत सरल 7 पैटर्न पृथ्वी अग्नि संरचना से शुरुआत की। उन्होंने पहले आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग किया, फिर आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया और धीरे धीरे पृथ्वी अग्नि संरचना पैटर्न के आकार के अनुसार संरचना बनाना शुरू किया। हल्के नीले रंग की आध्यात्मिक शक्ति स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हुई, उसकी चेतना के सागर की भूमि पर घूमती और मुड़ती हुई तथा संरचना का निर्माण करती हुई। लेकिन 3 फॉर्मेशन पैटर्न बनाने के तुरंत बाद ही उनसे एक गलती हो गई। मोहुआ की दिव्य भावना लड़खड़ा गई और वह आध्यात्मिक शक्ति के प्रक्षेप पथ को नियंत्रित करने में असफल रहा, जिससे संरचना बेकार हो गई। केवल दिव्य ज्ञान के साथ आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करना वास्तव में चुनौतीपूर्ण लगता है, मोहुआ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वह जानता था कि संरचना कैसे बनाई जाती है, लेकिन उसकी दिव्य इंद्रिय आध्यात्मिक शक्ति को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती थी कि वह उसकी इच्छा के अनुसार संरचना में प्रवाहित और संघनित हो सके। मोहुआ ने कई बार प्रयास किया, लेकिन कोई खास प्रगति नहीं हुई और इस तरह ड्राइंग फॉर्मेशन भी बहुत धीमा था। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा श्री जुआंग ने कहा था। क्या वह कुछ भूल गया था? इसके बाद मोहुआ ने मुख्य बिंदुओं को एक साथ जोड़ा और उनकी समीक्षा की। स्वर ज्ञान जुए, आध्यात्मिक धुरी गठन, दिव्य भावना गणना। क्या यह आध्यात्मिक धुरी संरचना हो सकती है?
मो हुआ ने याद दिलाया कि श्री जुआंग ने क्या कहा था। आध्यात्मिक धुरी संरचना का मूल नियंत्रण है, लेकिन नियंत्रण केवल सतह है। आध्यात्मिक शक्ति की संरचना का विश्लेषण करना आध्यात्मिक धुरी संरचना का सार है। शवों और वस्तुओं को नियंत्रित करना केवल सतही अनुप्रयोग हो सकता है। इसका सार आध्यात्मिक शक्ति की संरचना को समझने में निहित है। मो हुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय से आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने मन को शांत किया और आध्यात्मिक धुरी संरचना पर चिंतन किया तथा आध्यात्मिक शक्ति के सार को भेदने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग किया। एक कप चाय खत्म करने में लगने वाले समय के बाद मो हुआ का मन कांप उठा और उसके विचार स्पष्ट हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति बदल गई है। उनकी दिव्य इंद्रिय द्वारा प्रकट आध्यात्मिक शक्ति अधिक सूक्ष्म धागे के समान पतली हो गई थी। ये आध्यात्मिक सूत्र आध्यात्मिक शक्ति की संरचना के अंतर्गत सूक्ष्म घटक थे, और ये आध्यात्मिक सूत्र उसकी दिव्य भावना के साथ प्रतिध्वनित और एकीकृत होते प्रतीत हुए, एक हो गए। मन की इच्छा के साथ आध्यात्मिक शक्ति ने दिव्य इंद्रिय का अनुसरण किया, जैसे स्वाभाविक रूप से हाथ हिलाना, तथा एक दोषरहित मिलन का निर्माण किया। दिव्य ज्ञान से आध्यात्मिक धागों को नियंत्रित करना सांस लेने जितना स्वाभाविक था। मो हुआ आश्चर्यचकित था। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि आध्यात्मिक धुरी संरचना में निहित आध्यात्मिक शक्ति के मूलभूत सिद्धांत कितने उत्कृष्ट थे। उन्होंने पहले भी आध्यात्मिक धुरी संरचना सीखी थी और यहाँ तक कि उस संरचना को लागू भी किया था, लेकिन कभी भी उसके भीतर की गहराई को गहराई से नहीं समझ पाए थे। ये लघु गुप्त आत्मा संप्रदाय के योग्य था। नहीं, या शायद ये कहा जाना चाहिए, एक बार महान गुप्त आत्मा संप्रदाय की गुप्त विरासत। इस प्रकार के गठन का उपयोग केवल शव नियंत्रण के लिए करना इसकी वास्तविक क्षमता की बर्बादी थी। मो हुआ कुछ हद तक भावुक महसूस कर रही थी। इसके बाद उन्होंने पुनः प्रयास किया, दिव्य इंद्रियों से आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया, आध्यात्मिक शक्ति को आध्यात्मिक धागों में परिवर्तित किया तथा धागों का उपयोग कर संरचना तैयार की। इस बार आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह अधिक लचीला, सटीक और तीव्र था। मो हुआ के एक विचार मात्र से जमीन पर मौजूद आध्यात्मिक धागे शीघ्रता से एकत्रित होकर कुछ ही क्षणों में पूर्ण 7 पैटर्न वाली पृथ्वी अग्नि संरचना का निर्माण कर बैठे। बिना कलम या स्याही के मात्र विचार से संरचना पैटर्न का निर्माण हुआ, जिससे एक संरचना बनी। ये तेज और सुविधाजनक था। इससे उनकी चेतना का सागर किसी भी संरचना से रहित प्रतीत होता था, लेकिन दिव्य विचार में एक बदलाव के साथ संरचनाएं हर जगह स्थापित हो सकती थीं। मो हुआ इतना सदमे में था कि वह बोल नहीं सका। यह शायद बहुत शक्तिशाली था। यद्यपि ये केवल 7 पैटर्न संरचना थी, फिर भी उनकी संरचना चित्रकला की गति सचमुच अथाह थी। मो हुआ को तब अफसोस का एहसास हुआ। इस तकनीक का प्रयोग केवल उसकी अपनी चेतना सागर के भीतर ही किया जा सकता था, यह उसके बाहर लागू नहीं थी। मैं सोचता हूं कि क्या ऐसा दिन आएगा जब मैं भी प्रबल दिव्य भावना के साथ चेतना के सागर के बाहर क्षण भर में संरचनाएं बना सकूंगा। मो हुआ कुछ उदास विचार करने से खुद को नहीं रोक सका। बेशक अभी तो वह इसके बारे में केवल सोच ही सकता था। मंत्र प्रकटीकरण और निर्माण दृश्यीकरण की विधियों में निपुणता प्राप्त करने के बाद अगला कदम केवल अभ्यास करते रहना और सुधार करना था। फायरबॉल तकनीक की शक्ति अभी भी अपर्याप्त थी, उसे इसका और अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता थी। और संरचनाएं, जबकि वह 7 पैटर्न संरचनाओं को तेजी से चित्रित कर सकता था, अधिक कठिन 8 या 9 पैटर्न संरचनाएं उसे काफी धीमा कर देती थीं। मो हुआ अपने चेतना सागर के भीतर अभ्यास करने के लिए कुछ प्रथम स्तरीय 9 पैटर्न संरचनाएं खोजना चाहता था। वह इतना तल्लीन था कि वह खाना या सोना भूल गया, और 1 या 2 सप्ताह के अभ्यास के बाद मो हुआ के दिव्य विचार वध ने अंततः कुछ छोटी उपलब्धियां देखीं। इसके बाद उनके कौशल का परीक्षण करने का समय आया। मो हुआ ने झांग परिवार का पैतृक मास्टर चित्र निकाला। सुरक्षित रहने के लिए मो हुआ ने अभ्यास के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए बाइजिशिंग और बाइजिक्सी को भी बुला लिया। छोटे भाई, छोटी बहन, आपको यह चित्र नहीं देखना चाहिए। चाहे आप कोई भी आवाज सुने, उस पर विश्वास न करें। मो हुआ ने इन निर्देशों के साथ शुरुआत की, फिर आगे कहा, बाद में मैं इस पर एक नजर डालूंगा और फिर चित्र बंद कर दूंगा। यदि सब कुछ सामान्य लगता है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि मैं चित्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाऊं और उसे बंद न कर पाऊं, तो उसे बंद करने में मेरी मदद करें और फिर चित्र को जमीन पर पटक दें तथा उस पर कुछ बार जोर से पैर पटकें। यदि चित्र देखते समय मेरा मन अचानक बदल जाए तो मुझे बेहोश कर देना और फिर जाकर मास्टर को बुलाना।
अगर तस्वीर में कोई अजीब बदलाव आए या उसमें से कुछ बाहर आने की कोशिश करे तो उसे तुरंत जला दो और राख बिखेर दो। अल्पविराम। मोहुआ ने सभी संभावित परिदृश्यों पर विचार किया था और अपने निर्देश बिल्कुल स्पष्ट कर दिए थे। बाई जिशेंग और बाई जिक्सी को पूरी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर हिला दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद मोहुआ ने झांग परिवार के पैतृक मास्टर चित्र को खोला। जैसे ही तस्वीर सामने आई, मोहुआ की निगाहें उस पर ऐसे घूम गईं जैसे कोई ड्रैगनफ्लाई पानी पर तैर रही हो, बस एक बार ही नजर दौड़ाए। उसे एक नज़र में ही उसने चित्र की संपूर्णता देख ली। यह एक समूह चित्र था जिसमें पूर्वज गुरु को शिक्षा देते हुए दर्शाया गया था। ऊंचे हॉल गंभीर थे, धूपबत्ती का धुआं हवा में उड़ रहा था। बीच में सफेद बाल और दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग बैठे थे जो सद्गुणों से भरपूर थे और सम्मान का पात्र थे, शिक्षा दे रहे थे और ज्ञान बांट रहे थे। उसके नीचे शिष्यों की कतारें बैठी थीं। इन शिष्यों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार सबसे ऊंचे से सबसे निचले क्रम में बारी बारी से बैठाया गया था। सभी ने सफेद वस्त्र पहने थे, उनकी मुद्राएं सीधी और सम्मानजनक थीं। ये पूर्वज गुरु के शिक्षण की एक गंभीर छवि थी। लेकिन एक ही नज़र में चित्र का दृश्य अचानक बदलने लगा। चित्र में लोग सूक्ष्म रूप से जीवंत प्रतीत हो रहे थे। मोहुआ ने तब एक बुजुर्ग का प्रलोभन सुना। आप में अद्भुत प्रतिभा है, आप में असाधारण प्रतिभा है, मेरे संप्रदाय में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें रास्ता खोजने में मदद करूंगा। मेरे संप्रदाय में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें अमर बनने में मदद करूंगा। मेरे संप्रदाय में शामिल हो जाओ। अल्पविराम। उसी समय बुजुर्ग के नीचे बैठे शिष्यों ने अचानक अपना सिर घुमाया, मानो किसी अलिखित समझौते के तहत सीधे मोहुआ की ओर देखने लगे। उन्होंने ऐसे चेहरे दिखाए जो ज़ॉम्बी जैसे थे। मोहुआ अपने दिल में थोड़ा घबरा गया। क्या झांग परिवार का ये पुराना पूर्वज ज़ॉम्बी को उपदेश दे रहा था? या फिर क्या ये सच था कि पूरा झांग परिवार लाश में बदल गया था? इससे पहले कि वह अपने विचारों को सुलझा पाता, पैतृक गुरु से सबसे दूर बैठा एक ज़ॉम्बी शिष्य अचानक एक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाता है, अपनी सीट से कूदता है और सीधे मोहुआ के स्वर्गीय न्यायालय पर झपटता है और मोहुआ के चेतना सागर में घुस जाता है। एक क्षण के लिए मोहुआ की निगाहें शून्य हो गईं, लेकिन फिर एक पल में वह फिर से चमक उठी। जबकि अन्य लाशें गुर्रा रही थीं और उसकी चेतना के सागर पर आक्रमण करने का प्रयास कर रही थीं। मोहुआ ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तस्वीर को बंद कर दिया। उसने चित्र के भीतर लाशों के एक समूह को फंसा लिया और अपनी चेतना के सागर में एक ज़ॉम्बी को फंसा लिया। परिवार का ज़ॉम्बी शिष्य जैसे ही मोहुआ के चेतना सागर में प्रवेश किया, चौंक गया। कितना गहन दिव्य भाव, सहज अनुपूरक। उसकी आवाज भारी और कर्कश थी, जिसमें से हवा निकल रही थी, जैसे एक जीवित व्यक्ति को लाश में बदल दिया गया हो। फिर वह और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सका और उसने अपना भयावह चौड़ा मुंह खोलकर चेतना के सागर में प्रचुर मात्रा में मौजूद दिव्य भावना को भयंकर रूप से चूस लिया। जैसे ही दिव्य इंद्रिय ने प्रवेश किया, ज़ॉम्बी शिष्य की आंखें उत्साह से चमक उठीं। शुद्ध, समृद्ध और स्वादिष्ट, ये शीर्ष गुणवत्ता वाले दिव्य सैंस का स्वाद था। ज़ॉम्बी पागलों की तरह हंसने लगा। वह अचानक से ही तीव्र गति से उपभोग करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। जैसे जैसे उसने दिव्य इंद्रियों का अधिक सेवन किया, उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत होता गया तथा उसका कद कुछ इंच बढ़ गया। जैसे ही ज़ॉम्बी ने दिव्य भावना को अवशोषित किया, मोहुआ के चेतना के सागर ने भी एक हल्का दर्द महसूस किया। क्या ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी दिव्य इंद्रिय को खा लिया गया हो? मोहुआ एक तरफ छिपकर ज़ॉम्बी को देख रहा था, चुपचाप खुद से कहा। कुछ दर्द था, थोड़ी असुविधा थी, लेकिन ये काफी सूक्ष्म था। यदि आप ध्यान नहीं दे रहे होते तो आप सचमुच ध्यान नहीं देते। भले ही आपने इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा हो, फिर भी आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। कोई केवल यही सोचेगा कि वे मानसिक रूप से थके हुए थे, उनमें ऊर्जा की कमी थी, उनकी आत्मा बिखरी हुई थी, उनका मन उदास था तथा उनके हृदय में अनेक परेशानियां और बुरी इच्छाएं थीं। कोई भी यह कभी नहीं सोचेगा कि उसकी दिव्य इंद्रिय को कोई दुष्ट प्राणी कुतर रहा है। मोहुआ ने इस एहसास को याद करते हुए खुद को सिर हिलाया। भविष्य में मुझे इससे सावधान रहना होगा। मानव हृदय अथाह और भ्रामक है और मैं हमेशा दिव्य इंद्रिय में होने वाले हर परिवर्तन को नहीं पहचान पाऊंगा। इसलिए मुझे धीरे धीरे चेतना सागर में होने वाले परिवर्तनों के विभिन्न संकेतों से परिचित होना होगा। बड़ी समस्याओं को रोकने के लिए तुच्छ चीजों से बचना होगा और दिव्य इंद्रिय के भीतर अज्ञात खतरों को खत्म करना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी दुष्ट आत्मा मेरी जानकारी के बिना चुपके से मेरी दिव्य इंद्रिय को नष्ट न कर सके।
इसके अलावा मोहुआ ने एक और बात भी सत्यापित की, अर्थात चेतना के सागर के भीतर छिपाव तकनीक प्रभावी हो सकती है। कम से कम इस ज़ॉम्बी ने उसे नहीं खोजा। मोहुआ ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। लेकिन ये ज़ॉम्बी असल में क्या है? क्या ये कोई इंसान है या ज़ॉम्बी? कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद मोहुआ के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। यह ज़ॉम्बी शिष्य भी झांग परिवार का पूर्वज होना चाहिए। झांग परिवार पीढ़ियों से शव शोधन का अभ्यास करता आ रहा था। उनके दिव्य विचार ज़ॉम्बी में विलीन हो जाते थे। अपनी आत्म चेतना में वे मानव और शव दोनों थे। इसलिए मृत्यु के बाद जब दिव्य विचार चित्र में अंकित हो गए तो वे एक ज़ॉम्बी के रूप में प्रकट हुए। हालांकि चाहे वह मानव हो या लाश, मोहुआ का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। मोहुआ ने अपनी उपस्थिति छुपाते हुए अपने हाथ में थाउजेंड जून स्टिक पकड़ी और चुपचाप पीछे से ज़ॉम्बी शिष्य के पास पहुंचा। यह ज़ॉम्बी मुंह खोले खुशी से दावत उड़ा रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर गतिविधि पर कोई और नजर रख रहा है। वह आसन्न खतरे से भी पूरी तरह अनभिज्ञ था। जैसे ही मोहुआ पीछे से ज़ॉम्बी के पास पहुंचा, उसने थाउजेंड जून स्टिक को ऊंचा उठा लिया और दोनों हाथों की पूरी ताकत से उसने उसे जमकर नीचे गिरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दिव्य इंद्रिय चुराने की? इस अत्यंत शक्तिशाली प्रहार से ज़ॉम्बी शिष्य की खोपड़ी विकृत हो गई तथा उसका रूप कुछ हद तक अलौकिक हो गया। दिव्य इंद्रिय के सेवन से ऊंचाई में हुई वृद्धि छड़ी के प्रहार से उलट गई तथा पीछे हट गई। हमले के बाद मोहुआ भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि थाउजेंड जून स्टिक से उसका वार इतना शक्तिशाली होगा। और उस ज़ॉम्बी शिष्य को, जिसकी खोपड़ी सुन्न हो गई थी और दिल दुख रहा था, थोड़ा संभलने में देर लगी। गुस्से में उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके पीछे एक छोटा सा साधक खड़ा है जिसकी सुंदर भौहें, चमकीले होंठ और सफेद दांत थे। ज़ॉम्बी शिष्य दंग रह गया। फिर उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली मानो कोई भूत देख रहा हो। बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई कैसे हो सकता है? मोहुआ ने अपना चेहरा सीधा रखा। उसकी अभिव्यक्ति कुछ खतरनाक थी। तुम चोरी करने के लिए मेरी चेतना के सागर में घुसते हो और तुम पूछते हो कि कोई वहां कैसे हो सकता है? क्या मेरी दिव्य भावना इतनी स्वादिष्ट है? मोहुआ कुछ और धमकियां देना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, खतरे को देखते हुए ज़ॉम्बी शिष्य ने अपनी पूंछ मोड़ी और भाग गया। उसका बदसूरत चेहरा दहशत से भरा हुआ था। जैसे ही उसने मोहुआ को देखा, उसे पता चल गया कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये छोटा साधक युवा और दुबला पतला था, लेकिन उसका रूप एकदम स्पष्ट था और उसकी आभा गहरी और अथाह थी। यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य भावना का संकेत था। इसके अलावा इसे अभी अभी थाउजेंड जून स्टिक से चोट लगी थी। उस छड़ी की शक्ति ने उसे आशंकित कर दिया। प्रहार जितना अधिक शक्तिशाली होगा, दैवी विचार उतना ही प्रबल होगा। ज़ॉम्बी शिष्य भय से भर गया। अगर दिव्य इंद्रिय प्रकट न होती तो वह चोरी करना जारी रख सकता था, लेकिन एक बार प्रकट होने के बाद दिव्य इंद्रिय में इतनी असमानता के साथ उसे या तो भागना पड़ता या वहीं नष्ट हो जाना पड़ता। ज़ॉम्बी ने मोहुआ के चेतना सागर से भागने का प्रयास किया। मोहुआ निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और एक पीछे के इशारे के साथ भौतिक आध्यात्मिक शक्ति जल जेल तकनीक में संघनित हो गई। दिव्य विचार की बेड़ियां कहीं से प्रकट हुईं, जिन्होंने ज़ॉम्बी को मजबूती से अपनी जगह पर बांध दिया। ज़ॉम्बी शिष्य ने मुक्त होने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह मुक्त नहीं हो सका। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था और वह अविश्वास से कह रहा था, एक उच्चारण, ये कैसे हो सकता है? क्या दिव्य विचार वास्तव में मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं? पुराने पूर्वज ने कभी इसका उल्लेख नहीं किया। मोहुआ इत्मीनान से उसके पास गया। ज़ॉम्बी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और घबराकर विनती करने लगा, जूनियर कृपया मेरी जान बख्श दो। मोहुआ ने कहा, अपनी जान बख्श दो, ताकि तुम फिर से दूसरों को नुकसान पहुंचा सको। ज़ॉम्बी शिष्य ने कसम खाई, जूनियर निश्चिंत रहें, अब से मैं अपने कर्तव्य पर अडिग रहूंगा और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मोहुआ ने संदेह से पूछा, तुम एक ज़ॉम्बी हो, है ना? क्या लोगों को नुकसान पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? अगर तुम अपने कर्तव्य पर अड़े रहोगे तो तुम लोगों को नुकसान कैसे नहीं पहुंचा सकते? ज़ॉम्बी शिष्य आश्चर्यचकित रह गया और मोहुआ के चेहरे पर चंचल भाव देखकर जान गया कि यह छोटा साधक कभी भी उसके धोखे पर विश्वास नहीं करेगा, और गुस्से से बोला, पुराने पूर्वज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मोहुआ की आंखें चमक उठी और एक मुस्कान के साथ, जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी, उसने कहा,
क्या तुम सोचते हो मैं तुम्हारे पुराने पूर्वज को जाने दूंगा? ज़ोंबी शिष्य हैरान और पीला पड़ गया। ये बच्चा वास्तव में अपने पूज्य पूर्वज को निशाना बना रहा था। उसकी यह मजाल। और फिर ज़ोंबी शिष्य की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। इस युवा की दिव्य इंद्रिय दबंग चालों से भरी, अप्रत्याशित थी और वह मंत्रों का प्रयोग भी कर सकता था। यदि मन तैयार हो और मन तैयार न हो तो पूर्वज खतरे में पड़ सकता था। ज़ोंबी शिष्य को सदमा और क्रोध दोनों महसूस हुए। नहीं, मुझे पुराने पूर्वज को सूचित करना होगा, अन्यथा वह संकट में पड़ जाएगा। ज़ोंबी शिष्य का चेहरा अचानक क्रूर हो गया। उसने अपनी एक उंगली काट ली और उसे निगल लिया, और फिर उसका शरीर फूलने लगा। उसके चारों ओर एक दुर्भावनापूर्ण आभा बढ़ने लगी, और एक पल में वह एक हरे रंग की त्वचा वाली लाश में बदल गया। ठीक वैसे ही जैसे झांग क्वान ने लाश के खून की गोली ली थी। मैं इस छोटे से साधक के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दूंगा, फिर अवसर पाकर भाग निकलूंगा और पूर्वज को सूचना दूंगा। भले ही मैं बाद में बहुत कमजोर और अपंग हो जाऊं, फिर भी पूर्वज मेरी निष्ठा की सराहना करते हुए निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे। ज़ोंबी शिष्य ने मन ही मन सोचा। फिर उसने जल कारावास तकनीक से मुक्त होने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाई और महुआ की ओर भयंकर रूप से झपटा। महुआ की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, क्योंकि उसने हल्के से अपना हाथ उठाया और एक फायरबॉल तकनीक बनने लगी। आग का गोला चमकीला लाल और झुलसाने वाला गर्म था। दिव्य इंद्रिय द्वारा संघनित एक झूठी आग, फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से वास्तविक लग रहा था। महुआ के विचार से आग का गोला अचानक बाहर निकला और परिवर्तित ज़ोंबी की छाती पर जा लगा। आग की लपटों के एक विस्फोट में, इससे पहले कि ज़ोंबी शिष्य महुआ तक पहुंच पाता या एक भी गोली का आदान प्रदान कर पाता, फायरबॉल तकनीक द्वारा उसे सीधे उसके मूल रूप में वापस मारा गया। वो एक पंक्चर हुए गुब्बारे की तरह सिकुड़ गया, अपने परिवर्तन से वापस लौट आया। उसके शरीर में आग लग गई और वह दर्दनाक चीखों के साथ जमीन पर तड़पने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर असली आग जल रही हो। दर्द के साथ साथ असीम निराशा भी फैल रही थी। उसने कभी यह आशा नहीं की थी कि इस छोटे से साधक की दिव्य भावना इतनी शक्तिशाली होगी। प्रदर्शित फायरबॉल तकनीक में इतनी भयानक शक्ति थी। महुआ ने भी अपनी भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, मैं इतना मजबूत क्यों हूं? उसने एक क्षण सोचा और धीरे धीरे उसे सब समझ में आ गया। वास्तव में वह क्यूई शोधन चरण में था, लेकिन चेतना के सागर में वह फाउंडेशन स्थापना चरण में थे। यह ज़ोंबी शिष्य एक साधारण चलता फिरता शव था, जो उसके लिए क्यूई शोधन स्तर के बराबर था। वह अब क्यूई शोधन से लड़ने के लिए फाउंडेशन स्थापना स्तर की क्षमताओं का उपयोग कर रहा था। यह ऐसा था जैसे बड़े लोग छोटे लोगों को धमका रहे हों। महुआ की पीठ तुरंत सीधी हो गई। कोई आश्चर्य नहीं, मैंने सोचा कि मैं अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। क्यूई रिफाइनमेंट के खिलाफ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की जीत की उम्मीद तो थी ही। महुआ कुछ देर के लिए खुश हुआ, लेकिन फिर कुछ हद तक उदास हो गया। यह ज़ोंबी शिष्य इतना कमजोर था कि अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए झांग परिवार के कुछ अधिक शक्तिशाली पूर्वजों को चुनना होगा। एक एक कदम बढ़ाकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। एक बार जब वह अपनी प्रकट तकनीकों में निपुण हो गया और झांग परिवार के ज़ोंबी के तरीकों को पूरी तरह से समझ लिया, तो वह झांग क्वान के पुराने पूर्वज पर अपना कदम रखेगा। इस तरह ये पूरी तरह से त्रुटिरहित होगा। झांग क्वान के पुराने पूर्वज के पास उच्चतम साधना और सबसे मजबूत बुरे विचार थे, निश्चित रूप से एक दुर्जय ज़ोंबी। और इतने लंबे समय तक जीवित रहने के कारण निश्चित रूप से इसके पास कई योजनाएं थीं। अब इसके विरुद्ध कार्य करना अभी भी कुछ जोखिम भरा है। इसके अलावा उसके इतने सारे शिष्य और पोते पोतियां थे, कोई भी बड़ी मुश्किल से दो मुट्ठियों से लड़ सकता था। और यदि लाशों का एक समूह चेतना के सागर पर आक्रमण करता, तो महुआ उसका सामना नहीं कर पाता। एक बार में एक ही निवाला खाना चाहिए। अपना मन बना लेने के बाद महुआ ने अपना पहला निवाला खाने का निर्णय लिया। यह ज़ोंबी शिष्य पहले से ही बेकार था। महुआ ने इसका पूरा उपयोग करने की योजना बनाई। उन्होंने कुछ और फायरबॉल तकनीकें शुरू की और ज़ोंबी को सीधे राख में बदल दिया। राख बिखर गई, ज़ोंबी का रूप और विचार समाप्त हो गए, और वे दिव्य विचार के भूरे रंग के रेशों में बदल गए। महुआ ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और उन सभी को निगल लिया। यह ज़ोंबी, जो महुआ की दिव्य इंद्रिय को खा जाना चाहता था, अंततः महुआ द्वारा खाया गया। इसके घातक विचारों ने महुआ की दिव्य भावना को भी बढ़ावा दिया।
हुआ ने जोबी शिष्य को खत्म कर दिया, उसके बुरे विचारों को खा लिया और फिर उन्हें परिष्कृत करने के लिए ध्यान में बैठना शुरू कर दिया। बुरे विचारों के बीच कुछ धुंधली यादें भी थीं। सभी शव शोधन, शव उठाने और शव नियंत्रण के बारे में थे। झांग परिवार की विरासत में कई पीढ़ियां ऐसी ही भयावह गतिविधियां शामिल थीं, जिसमें दिखावे के लिए ताबूत बेचे जाते थे, लेकिन गुप्त रूप से शव शोधन का काम किया जाता था। ये शिष्य वही था, वह झांग क्वान के पूर्वज भी थे, लेकिन उसकी प्रतिभा औसत दर्जे की थी। वह केवल क्यूई शोधन क्षेत्र में था और लाशों के संपर्क में आने से पहले वह ज्यादा समय तक नहीं रहा था। लाश के जहर ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया और उसे एक चलती लाश में बदल दिया। पोल खुलने के डर से झांग ने उसकी हत्या कर दी और उसके दिव्य विचार को पैतृक गुरु चित्र में सील कर दिया। झांग परिवार के कई अन्य पूर्वजों की तरह जब वह जीवित था तब वह जोबी बन गया और मृत्यु के बाद भी वह जोबी ही रहा। इस प्रकार मरणोपरांत उसके द्वारा प्रकट किए गए बुरे विचार भी जोबी के ही थे। झांग परिवार के सदस्य स्वयं आधे मानव और आधे ज़ॉम्बी थे। जैसे जैसे मो हुआ ने अपने बुरे विचारों को परिष्कृत किया, एक ठंडी, सड़ी हुई और घातक इच्छा ने भी उसकी दिव्य भावना को कलंकित कर दिया। मो हुआ को अपने दिल में एक खूनी इच्छा जागृत महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं एक ज़ोंबी बन गया हो, मांस और रक्त की लालसा रखता हो तथा किसी जीवित व्यक्ति को खाने की इच्छा रखता हो। एक बार जब बुरे विचार उसके दिल में प्रवेश कर गए तो मो हुआ तुरंत मानसिक एकाग्रता की स्थिति में आ गया, शांति में ध्यान लगाया और सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया। मो हुआ बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। जैसा कि श्री ज्वांग ने कहा था, हर बार जब बुरे विचार आते थे तो यह व्यक्ति के ताओवादी हृदय की परीक्षा होती थी। एक साधक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह सांसारिक इच्छाओं और बुरे विचारों की उलझनों के बीच अपने मूल इरादों को कायम रख सके और अपने ताओवादी हृदय को बनाए रख सके। एक बार जब ताओवादी हृदय भंग हो जाता है और मूल इरादे समाप्त हो जाते हैं तो स्वर्गीय ताओ से भटक जाना और विचलित होना आसान हो जाता है। लोग सभी बुराइयों के प्रति प्रतिरोधी पैदा नहीं होते। ताओवादी हृदय को भी धीरे धीरे मजबूत करने की आवश्यकता है। मो हुआ ने छोटे बुरे विचारों से शुरुआत करने, अपनी इच्छाशक्ति को विकसित करने, धीरे धीरे अपने मन को प्रबुद्ध करने की योजना बनाई। धीरे धीरे अपने ताओवादी हृदय को दृढ़ करने के लिए एक दिन ऐसा आएगा जब वह सभी बुराइयों से अछूता हो जाएगा। यदि कोई दुष्ट देवता उसके मस्तिष्क पर आक्रमण भी कर दे या कोई स्वर्गीय दानव उसके मन को विचलित कर दे तो भी वह एक दोषरहित दर्पण की तरह स्पष्ट और निष्कलंक बना रहेगा। ज़ोंबी शिष्य को मो हुआ द्वारा शीघ्रता से परिष्कृत किया गया। इसके छोटे मोटे बुरे विचारों को भी मो हुआ ने त्याग दिया। मो हुआ की दिव्य अनुभूति भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई थी। पिछले कुछ महीनों में मो हुआ की दिव्य अनुभूति में ये सबसे अधिक वृद्धि थी, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। मो हुआ ने अधूरेपन की भावना के साथ अपने होठों को चाटा। ज़ोंबी शिष्य केवल क्यूई शोधन क्षेत्र में था और उसका दिव्य विचार मजबूत नहीं था। बुरे विचारों को परिष्कृत करने के बाद प्राप्त दिव्य भावना न्यूनतम थी। दिव्य संवेदना की वह मात्रा उसके दांतों के बीच के अंतराल को भरने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मो हुआ को यह अफसोस की बात लगी, इसलिए उसने अपनी आंखें खोली। बाई ज़िशेंग उसे गौर से देख रही थी और जब मो हुआ ने अपनी आंखें खोली तो उसने तुरंत पूछा, ये कैसा चल रहा है? मो हुआ ने जवाब दिया, ये ठीक है। बाई ज़िशेंग ने राहत की सांस ली और फिर पूछा, आगे क्या होगा? मो हुआ ने एक पल सोचा और कहा, मुझे एक बार फिर देखने दो और तुम वही करो जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। हम बाई ज़िशेंग ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें बाहर निकालो, मास्टर को बुलाओ, चित्र को जला दो और राख को बिखेर दो। यद्यपि यह मो हुआ द्वारा कही गई बात से थोड़ा भिन्न था, फिर भी यह कमोबेश वही था। मो हुआ ने फिर चिंतन मानचित्र को पुनः खोला, जो सतह पर पैतृक मास्टर चित्र जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तव में वह ज़ोंबी छवि थी। उसने उसे फिर से देखा। चित्र में वही आकृति ज़ोंबी के चेहरे से उसकी ओर देख रही थी। इसी तरह ज़ॉम्बी अपनी सीट छोड़कर पेंटिंग से बाहर निकल आए और मो हुआ के चेतना सागर में प्रवेश कर गए। इस बार मो हुआ ने 2 लाशें छोड़ी और फिर चित्र को बंद कर दिया। ये दोनों लाशें अभी भी केवल क्यूई शोधन क्षेत्र में थीं, मानवीय दृष्टि से झांग परिवार के शिष्यों के रूप में और लाश की दृष्टि से केवल चलती लाशों के रूप में मानी जाती थीं। मो हुआ के चेतना सागर में छलांग लगाने के बाद दोनों ज़ोंबी शिष्यों ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर आनंदित भाव थे। चेतना का ये सागर बहुत विशाल था। अंदर का दिव्य भाव बहुत समृद्ध था। यह उनके लिए लंबे समय तक दावत देने के लिए पर्याप्त है।
वे यहाँ भोजन करके सीधे फाउंडेशन स्थापना तक विकसित होने में भी सक्षम हो सकते हैं। किसने सोचा होगा कि इस युवा साधक का चेतना सागर पोषण के लिए स्वर्ग होगा। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक फायरबॉल तकनीक तेजी से आए और एक क्षण में फट गई। इसने एक चलती लाश को उड़ा दिया। उसकी तेज लपटों ने उसके शरीर को जला दिया, जिससे वह जमीन पर तड़पने और संघर्ष करने लगा। दूसरा चलता हुआ शव जम गया। अभी अभी क्या हुआ था? आग का गोला तकनीक। चेतना के सागर में फायरबॉल तकनीक कहां से आए? इससे शीघ्र ही पता चल गया कि फायरबॉल तकनीक कहां से आए, क्योंकि कुछ ही दूरी पर एक युवा साधक, जिसकी नाजुक आकृति थी, गहरी निगाहों से घूर रहा था, जिसमें न तो खुशी थी और न ही गुस्सा। वह लापरवाही से उसकी ओर इशारा कर रहा था। इससे पहले कि चलती लाश कोई प्रतिक्रिया दे पाती, युवा साधक की उंगलियों के बीच एक आग का गोला संघनित हो गया। आग का गोला अविश्वसनीय रूप से तेज, सटीक और खतरनाक था। एक क्षण में वह ज़ोंबी के सामने उड़ गया। चलती लाश की मृत श्वेत पुतलियां आग की लाल चमक से भर गईं, और फिर उसका पूरा शरीर भी फायरबॉल तकनीक द्वारा उड़ा दिया गया, और वह जमीन पर गिरकर भस्म होने की पीड़ा को सहन करने लगा। यह दर्द बहुत वास्तविक था। चलता हुआ शव लगभग भूल ही गया था कि वह पहले ही मर चुका है। अब उसके पास कोई भौतिक शरीर नहीं है। वह अपने हृदय में भयभीत था। ये युवा किसान वास्तव में कौन था? लेकिन मुहुआ को शब्दों को बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। समय सीमित था, इसलिए शीघ्र समाधान आवश्यक था। इस बार वह बिल्ली और चूहे का खेल नहीं खेलेगा। क्यूई शोधन क्षेत्र में चलने वाली लाशें झांग परिवार के पैतृक मास्टर की गहराई की जांच नहीं करेगी। मुहुआ ने 2 चलती लाशों को नष्ट करने के लिए फायरबॉल तकनीक का सरलतापूर्वक और क्रूरतापूर्वक उपयोग किया। उनके विनाश के बाद उन्होंने बुरे विचारों को परिष्कृत किया और अपनी दिव्य भावना को मजबूत किया। इसके बाद मुहुआ ने इस प्रक्रिया को दोहराया, लाशों को बाहर निकालने के लिए चित्र को खोला, उन पर आग के गोले बरसाए और बुरे विचारों को परिष्कृत किया। यद्यपि क्यूई शोधन क्षेत्र से आए बुरे विचार मजबूत नहीं थे, लेकिन उनके संचयी प्रभाव का मतलब था कि कई चलती लाशों को खाने के बाद मुहुआ ने महसूस किया कि उसकी दिव्य भावना एक बार फिर काफी बढ़ गई थी। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। इस बार उन्होंने झांग परिवार के कुछ उच्च पदस्थ पूर्वजों पर अपनी नजरें गड़ा दी। आगे बैठे लोग भी प्रमुख थे, कम से कम झांग परिवार के बुजुर्गों में तो। बड़ों के बुरे विचार भी प्रबल होने चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी चेतना के सागर में कैसे आकर्षित किया जाए? मुहुआ ने एक पल सोचा और उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी। उन्होंने कागज के 2 टुकड़े निकाले, एक झांग परिवार के पूर्वज के चित्र को ढकने के लिए और दूसरा नीचे के सबसे कम महत्वपूर्ण शिष्यों को ढकने के लिए। केवल मध्य पंक्ति ही बची थी, जिसमें झांग परिवार के बुजुर्गों जैसे दिखने वाले साधक शामिल थे। मुहुआ ने अचानक से एक को उठाया और सीधे उसकी ओर देखने लगा। कुछ ही सांसों के बाद उस व्यक्ति ने भी अपना सिर घुमाकर मुहुआ की ओर देखा। यह एक और ज़ोंबी चेहरा था। एक झुकी हुई नाक, आंखों के झुके हुए कोने, एक भयंकर और भयावह चेहरा और लोहे जैसा नीला रंग। यह एक लौह शव था। मुहुआ को देखते ही उसके चेहरे पर एक द्वेषपूर्ण भाव आया और फिर उसकी पीली आंखों में एक लालची नजर आ गई। एक तेज गति से वह मुहुआ के चेतना सागर में गोता लगा गया। मुहुआ के चेतना सागर में प्रवेश करने के बाद लौह शव अचंभित रह गया। यद्यपि वह एक बुजुर्ग था और उसने दुनिया का बहुत कुछ देखा था, फिर भी वह मुहुआ के चेतना सागर से हैरान था। फिर वह एक जंगली किलकारी में फूट पड़ा। उसकी हंसी कर्कश थी, गला खराब था, कर्कश और कानों को अप्रिय लग रही थी। मुहुआ, जो एक तरफ छिपा हुआ था, ने खुद को सिर हिलाकर स्वीकृति दी। ऐसा लग रहा था कि आयरन कॉप्स एल्डर भी उसकी छिपी हुई स्थिति को नहीं समझ सका। मुहुआ फिर अपने हाथ में छड़ी लेकर लौह शव के पीछे गया, 1000 जून छड़ी को ऊपर उठाया और अपनी पूरी ताकत से उसे लौह शव के सिर पर गिरा दिया। 1000 जून की छड़ी ने लौह शव के सिर के पीछे वार किया। मुहुआ ने एक झनझनाहट की आवाज भी सुनी। ये लोहे के लोहे से टकराने की आवाज जैसा था। कंपन से उसकी हथेली भी हल्की सी झंझना उठी और वह लौह शव वृद्धा मारा जाने के बाद लड़खड़ा गया। उसका चेहरा एक क्रूर और कुछ हद तक चकित अभिव्यक्ति में मुड़ गया। मुहुआ को देखने के लिए मुड़ा, जो और भी अधिक आश्चर्यचकित लग रहा था। एक क्षण बाद वह पुनः शांत हो गया, उसकी आंखें और भी लालची हो गईं। मुहुआ को देखना एक सहस्राब्दी पुराने जिनसेंग को देखने जैसा था। मुहुआ को कुछ पछतावा हुआ। ऐसा लग रहा था कि लौह सेना की ताकत अभी भी काफी थी। इस गुप्त हमले से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।
ठोस आकृति वाला ये लौह शव वृद्ध सामान्य चलने वाले शवों की तरह नहीं था जो एक ही प्रहार से बिखर जाते थे। यहाँ तक कि छड़ी से चोट लगने के बाद भी वह केवल कुछ बार लड़खड़ाया, दर्द भरा चेहरा दिखाया, लेकिन उसे कोई वास्तविक चोट नहीं आई। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, किसी ने भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। लौह शव का बुजुर्ग मोहुआ की क्षमताओं की सीमा को नहीं समझ सका और अपनी लालची प्रवृत्ति के बावजूद उसके मन में कुछ शंकाएं भी थीं। उसने मोहुआ को ध्यान से देखा, चारों ओर नजर दौड़ाई और अचानक एहसास हुआ, उसने कर्कश आवाज में कहा, मैं सोच रहा था कि क्यों कई शिष्य आपके चेतना सागर में प्रवेश कर गए, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। पता चला कि वे आपके दुष्ट हाथों में पड़ गए। दिव्य विचार प्रकटीकरण, गहन दिव्य अनुभूति। इस आयरन कॉप्सेल्डर से जरा भी कम नहीं। चलती लाश के क्षेत्र में झांग परिवार के वे शिष्य निश्चित रूप से इस युवा साधक के सामने कुछ भी नहीं थे। उसके हाथों मरना कोई शिकायत वाली बात नहीं थी। मोहुआ ने कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। लौह शव के बुजुर्ग की अभिव्यक्ति एक पल में भयंकर हो गई। तुमने झांग परिवार के शिष्यों को मार डाला, तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? मोहुआ ने मन ही मन बुदबुदाया, मैं न केवल आपके झांग परिवार के शिष्यों को मारना चाहता हूं, बल्कि मैं आपके झांग परिवार के पूर्वजों को भी मारना चाहता हूं। हालांकि बाहरी तौर पर उन्होंने उदासीनता से कहा, वे मुझे खाना चाहते थे और मैंने उन्हें मार डाला, यह उनकी अपनी गलती है। लौह शव के बड़े ने ठंडी आवाज में कहा, वे तो बस तुम्हारी दिव्य इंद्रियों को कुतरना चाहते थे, फिर भी तुमने उन्हें मार डाला। इतनी कम उम्र के व्यक्ति के लिए तुम्हारे तरीके बहुत क्रूर हैं। मोहुआ दंग रह गया, क्या तुम ज़ोंबी में बदल कर इतने सड़े हुए हो कि ऐसी बात भी कह सकते हो? लौह शव बुजुर्ग बड़बड़ाया। वह मन ही मन मोहुआ की ताकत का आकलन कर रहा था। इस युवा की दिव्य विचार अभिव्यक्ति एक जन्मजात प्रतिभा होनी चाहिए, लेकिन ईश्वरीय विचारों का टकराव इतना सरल नहीं है। कुछ प्रतिभा होने के बावजूद ये युवा झांग परिवार द्वारा सैकड़ों वर्षों से विरासत में प्राप्त की गई कॉपसपात तकनीकों से कैसे तुलना कर सकता है? वह कमजोर शिष्यों का फायदा उठाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन अब जब ये लड़ाई में उतर चुका है तो ये छोटा सा साधक झांग परिवार के सभी शिष्यों के लिए एक भव्य दावत होगा। लौह शव के बुजुर्ग ने ताजा और सुंदर मोहुआ को देखा, अपने होठों को चाटने से खुद को रोक नहीं पाया। मोहुआ भी उसके इरादे समझ गया और मन ही मन उपहास किया। कौन किसका भोज होगा यह अभी निश्चित नहीं है। लौह शव बुजुर्ग खुद को रोकने में असमर्थ मोहुआ को देखता रहा। उसने अचानक अपना मुंह खोला और उसके नुकीले क्रूर नुकीले दांतों की कतारें दिखाई दीं, जो बदबूदार लाश के जहर से सने हुए थे। उसका शरीर हरी रोशनी की एक लकीर में बदल गया, जो सीधे मोहुआ पर काटने के लिए झपटा। उसका हमला तीव्र प्रतीत हुआ, लेकिन मोहुआ ने उसके हर कदम का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। मोहुआ ने जल मार्ग चरण का प्रदर्शन किया और बड़ी चतुराई से लौह शव वाले बुजुर्ग के आक्रमण को चकमा दिया। तीव्र प्रयास के साथ आयरन कॉप्सेल्डर ने विभिन्न कोनों से विभिन्न पंजे के प्रहारों के साथ लगातार हमला किया, जिनमें से सभी को मोहुआ ने एक के बाद एक चकमा दिया। मोहुआ ने तो आयरन कॉप्सेल्डर के सिर पर भी पैर रखा और आसानी से पीछे हट गया। लौह शव का बुजुर्ग उत्तेजित और क्रोधित था। इस युवा बदमाश ने इसे अपमानित करने की हिम्मत की। ऐसा लगा जैसे वह फिर से झपट्टा मारने वाला है, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि मोहुआ, जिसने उनके बीच कुछ दूरी बना ली थी, उसने दूर से उंगली उठाई और आग की एक चमक दिखाई दी। एक आग का गोला सीटी बजाता हुआ उसकी ओर आया। लौह शव वाले बुजुर्ग की पुतलियां सिकुड़ गईं तथा उसे सुरक्षा के लिए केवल अपने चेहरे पर अपनी बाहें रखने का ही समय मिला। इसके बाद फायरबॉल तकनीक उसके सामने फट गई। उसकी भुजाओं को ढकने वाली आस्तीनें जल गई थीं, जिससे लोहे के नीले शव जैसे अंग दिखाई देने लगे। जले हुए हाथों का मांस काला पड़ गया था और उसके शरीर के चारों ओर अभी भी आग की लपटें उठ रही थीं। लौह शव बुजुर्ग ने तेजी से सांस ली। आग का गोला तकनीक, ये कैसे संभव हुआ? दिव्य भावना कैसे एक मंत्र में संघनित हो सकती है? उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस युवा के पास केवल अच्छी किस्मत या दिव्य विचार प्रकटीकरण की स्वाभाविक प्रतिभा नहीं थी। उसे अवश्य ही दिव्य विचार के लिए एक मंत्र विरासत में मिला होगा। चेतना के सागर के भीतर मंत्र प्रकट करना, यह तकनीक अत्यंत चतुराईपूर्ण थी। इतने लंबे समय तक चित्र पर परजीवी रहने तथा इतने सारे साधकों की दिव्य इंद्रियों को ग्रस लेने के कारण उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी या इसके बारे में सुना भी नहीं था। संभवतः पूर्वजों को भी इस पद्धति का पता नहीं था। लौह शव के बुजुर्ग को भय महसूस हुआ। हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस युवा का अकेले सामना करना मूर्खतापूर्ण होगा।
उन्हें झांग परिवार की पूरी ताकत इकट्ठा करनी होगी, अन्य योजनाएं बनानी होंगी, इस युवा को मारना होगा और फिर उसकी दिव्य इंद्रिय का आनंद लेना होगा। यदि अवसर आया तो वे उसकी विरासत भी हड़प सकते हैं। झांग परिवार की शक्ति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। शव बुजुर्ग ने अपना मन बना लिया था और इस प्रकार वह पीछे हटने के बारे में सोचने लगा। मोहुआ को तुरंत उसके इरादे समझ आ गए। चूंकि वह भागना चाहता था, इसलिए मोहुआ विनम्र नहीं होगा। उसने अपनी कलाई के एक झटके से आयरन कॉप्सेल्डर को बंदी बनाने के लिए वाटर प्रिजन तकनीक का इस्तेमाल किया, फिर बार बार फायरबॉल तकनीक का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते विशाल लपटों ने आयरन कॉप्सेल्डर को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर बाद आग शांत हो गई और चारों ओर धुआं फैल गया। क्रोधित गर्जना के साथ लौह शव बुजुर्ग आग और धुएं से बाहर निकल आया। उसकी आंखें रक्त लाल थीं, शरीर विशाल था और त्वचा लोहे नीले रंग की थी जो धीरे धीरे काली होती जा रही थी, जो शव के और अधिक परिवर्तन के स्पष्ट संकेत दे रही थी। उसकी समग्र शक्ति में एक पायदान की वृद्धि हुई थी। बेटे, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। लौह शव वृद्ध शव परिवर्तन से गुजर रहा था, क्रोधित था। लेकिन मोहुआ के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने फिर भी इसे नियंत्रित करने के लिए जल कारावास तकनीक का उपयोग किया, तत्पश्चात इस पर फायरबॉल तकनीक से बमबारी की। मोहुआ के दबाव में आयरन कॉप्सेल्डर के पास अपनी ताकत लगाने का कोई रास्ता नहीं था। गंभीर स्थिति को भांपते हुए उसने अपनी पूरी ताकत से आग के गोलों के प्रहारों का प्रतिरोध किया और मोहुआ की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन ऊपर देखने पर पता चला कि वहां कोई नहीं था। मोहुआ ने पहले ही दूरी को पुनः प्राप्त करने के लिए सुंदर ढंग से पीछे हटने के लिए वाटर पासिंग सटेप का उपयोग किया था, फिर उसने पकड़ने के लिए वाटर प्रिजन तकनीक का उपयोग किया और फिर से बमबारी करने के लिए फायरबॉल तकनीक का उपयोग किया। उड़ती चिंगारियों के बीच लौह शव बुजुर्ग का चेहरा भयंकर था, उसका शरीर अस्त व्यस्त था, उसका हृदय भय से भरा हुआ था। इतने वर्षों तक रहने के बाद, इतने सारे साधकों का भोजन करने के बाद, क्या ये सचमुच इस युवा साधक के लिए कोई मुकाबला नहीं था? क्या वह उसके जादू से इतना दबा हुआ था कि वह प्रतिकार नहीं कर सकता था? क्या यह महज एक पंचिंग बैग की तरह है जिसे मंत्रों से पकड़कर रखा जाता है, फिर लटका दिया जाता है और पीटा जाता है? लौह शव बुजुर्ग को इस पर विश्वास करना कठिन लगा। मोहुआ भी भौहें चढ़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसे मारना असंभव है। आयरन कॉप्स के ज़ोंबी में रूपांतरण के बाद उसका मांस बहुत कठोर हो गया था। केवल फायरबॉल तकनीक पर निर्भर रहकर इसे दबाया जा सकता था, हराया जा सकता था, लेकिन इसे मारना कठिन था। यदि यह गतिरोध जारी रहा तो संभावना थी कि उसकी दिव्य इंद्रिय समाप्त हो जाएगी, उसके मंत्रों की शक्ति कमजोर हो जाएगी और उसे भागने का अवसर मिल जाएगा। मोहुआ की निगाहें ठंडी हो गईं, इसे मारने का कोई रास्ता खोजना होगा। लौह शवदाहक बुजुर्ग ने भी इसे समझा। यदि यह मोहुआ के बराबर नहीं था, तो ये केवल उसकी फायरबॉल तकनीक का सामना कर सकता था, क्षति को कम कर सकता था और भागने या यहां तक कि पलटवार करने का मौका पाने के लिए मोहुआ की दिव्य भावना के खर्च होने की प्रतीक्षा कर सकता था। इस तरह के मंत्रों से नियंत्रण करने में भी काफी मात्रा में दिव्य इंद्रिय की खपत होगी। ये बदमाश अब ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। जैसी कि उम्मीद थी, कुछ ही देर बाद फायरबॉल तकनीक बंद हो गई। लौह शव वाले बुजुर्ग का दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने मोहुआ को बंद आंखों से ध्यान लगाए कुछ करते हुए देखा। लौह शव बुजुर्ग आश्चर्यचकित रह गया। इस बदमाश का इससे क्या मतलब था? क्या वह विचलित था, या उसने हार मान ली थी, या शायद क्या उनकी दिव्य भावना में कोई समस्या थी? क्या मुझे अब भाग जाना चाहिए या सीधे दौड़कर उसे मार देना चाहिए? झिझक के क्षण में उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर का माहौल बदल गया हो। लौह देहधारी वृद्ध ने अचानक नीचे देखा और पाया कि किसी समय आध्यात्मिक शक्ति के कई धुंधले नीले धागे पैरों के नीचे प्रकट हुए थे। ये धागे मुड़ते घुमाते, अपने आप गति करते हुए रहस्यमयी पैटर्न में जुड़ते जा रहे थे। लौह शव बुजुर्ग की आंखें चौड़ी हो गईं। यह क्या था? खतरे को भांपकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मोहुआ ने अपना पहला फॉर्मेशन पूरा कर लिया था। यह एक गोल्डन लॉक फॉर्मेशन था। धुंधली नीली आध्यात्मिक शक्ति ने जमीन पर पैटर्न बनाए, जिससे सुनहरा प्रकाश निकला जो आध्यात्मिक शक्ति की जंजीरों में तब्दील हो गया, जिसने आयरन कॉप्सेल्डर को अपनी जगह पर कसकर जकड़ लिया। कई प्रयासों के बाद भी आयरन कॉप्सेल्डर मुक्त नहीं हो सका। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा फॉर्मेशन भी तैयार हो गया। यह एक पिघलती आग संरचना थी।
जैसे ही संरचना पैटर्न बने, धुंधली नीली आध्यात्मिक शक्ति ने एक चमकदार लाल रोशनी उत्सर्जित की। जमीन आग के एक समुद्र में बदल गई, मानो कोई धधकती भट्टी हो जिसने लौह शव वाले बुजुर्ग को अपने भीतर फंसाकर भून डाला। लौह शवधारी बुजुर्ग के हृदय में भय भर गया। एक गठन। ये बदमाश एक फॉर्मेशन मास्टर था। लेकिन क्या फॉर्मेशन मास्टर्स को इस तरह के फॉर्मेशन बनाने के लिए बनाया गया था? बिना कलम या स्याही के केवल दिव्य विचार पर निर्भर रहकर इतनी शीघ्रता से रचना कैसे कर सकते हैं? संरचनाएं स्वर्गीय दाव का पालन करती हैं, दिव्य भावना के प्रति जुनून और हत्यारा इरादा सबसे महान है। इसके अलावा यह एक बहुत ही ज्वलंत और शक्तिशाली संरचना थी। लौह शव बुजुर्ग का दिल कांप उठा। ये खत्म हो गया, नाली में पलट गया। यह इतने लंबे समय से भूखा था और कुछ खाने के लिए बाहर आना चाहता था, लेकिन किसी अज्ञात बदमाश द्वारा बनाई गई टुकड़ी द्वारा इसे भून दिया गया। खेती की दुनिया सचमुच बहुत विश्वासघाती है। कितना दुष्ट बच्चा है। मौत का सामना करते हुए आयरन कॉप सेल्डर आखिरी बार अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करना चाहता था। एक पल के लिए वह गोल्डन लॉक संरचना से मुक्त हो गया, लेकिन फिर मोहुआ की जल कारावास तकनीक ने उसे वहीं स्थिर कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद गोल्डन लॉक संरचना की आध्यात्मिक शक्ति ने खुद को पुनः स्थापित कर लिया, उसे सुनहरे तालों में बदल दिया और उसे एक बार फिर मजबूती से जकड़ लिया। और पिघलती हुई अग्नि संरचना एक भट्टी की तरह लगातार उसके शरीर को झुलसाती रही। मांस को काटने वाला एक कुंद चाकू अंततः समाप्त हो जाएगा। लौह शव बुजुर्ग निराशा में डूब गया। दूसरी ओर मोहुआ आयरन कॉप सेल्डर को आंक रहा था और अचानक जिज्ञासा से पूछा, क्या आपके शव परिवर्तन की तकनीक आपके पूर्वजों से आपको मिली है? दांत पीसते हुए लौह शव बुजुर्ग ने उत्तर दिया, अगर ऐसा होता तो क्या होता? क्या आपके पास कोई अन्य तकनीक है? मोहुआ ने पूछा। लौह शव बुजुर्ग उबलते हुए चुप रहे। यदि आपके पास कोई अन्य तकनीक नहीं है तो आप आज यहां मर जाएंगे, मोहुआ ने दयापूर्वक याद दिलाया। लौह शव का बुजुर्ग इतना क्रोधित था कि बोल नहीं पा रहा था। मोहुआ ने सोचते हुए अपनी ठोड़ी को सहलाया। ऐसा लग रहा था कि इस लौह कॉपर सेल्डर के पास वास्तव में सारी तरकीबें खत्म हो गई हैं और कोई अन्य तकनीक नहीं बची है। मोहुआ को कुछ अफसोस और निराशा महसूस हुई। क्या आपके पूर्वज ने आपको यही सब दिया है? लौह शव वाले बुजुर्ग ने व्यंग्य किया, बिल्कुल नहीं। मेरे पूर्वजों की तकनीकें अनगिनत हैं, उन्हें एक साधारण व्यक्ति कैसे समझ सकता है? बोलते बोलते अचानक आवाज बंद हो गई और अचानक अलार्म बज उठा। क्या ये बदमाश उसे बातों में फंसा रहा था? उसका क्या मतलब था? वह क्या जानना चाहता था? पूर्वज। वह पूर्वजों की तकनीकों को समझना चाहता था। क्या ऐसा हो सकता है? वह पूर्वजों की विरासत के पीछे था। लौह शव बुजुर्ग भय से भर गया। नहीं, ये संभव नहीं है। वह एक साधारण बदमाश संभवतः कैसे? लौह शव बुजुर्ग रुक गया, उसके चेहरे पर भय झलक रहा था। नहीं, ये संभव था। चेतना के सागर में उस बदमाश की अकल्पनीय क्षमताओं को देखते हुए वह वास्तव में पूर्वज के खिलाफ साजिश रच सकता था। यदि वह सफल हो गया और पूर्वजों की तकनीकों को समझ गया तो पूर्वज खतरे में होंगे। लौह शव बुजुर्ग का दिल कांप उठा। अपने विचारों को उजागर होते देख मोहुआ ने विलाप किया। एक अनजान भूत बनना आपके लिए बेहतर होता। सब कुछ समझ लेने का मतलब था कि अब उसे केवल तुम्हारा वध करना था। हालांकि मोहुआ ने पहले तो उसकी जान बख्शने की योजना नहीं बनाई थी। मोहुआ ने अब शब्दों को बर्बाद नहीं किया, बल्कि आयरन कॉप सेल्डर को परिष्कृत करने के लिए गठन को चलाने पर ध्यान केंद्रित किया, जो आतंक से ग्रस्त था, और फिर इसे पूरी तरह से निगल गया। लोहे की लाश का दिव्य विचार निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली होगा। इसे निगलने के बाद मोहुआ अस्थायी रूप से इसे पूरी तरह से परिष्कृत नहीं कर सका और उसने अनुमान लगाया कि धीरे धीरे ऐसा करने में कई दिन लगेंगे। कभी कभी उसके हृदय की गहराई से बुरे विचार उभर आते थे। मोहुआ अब केवल स्थिर ध्यान के माध्यम से ही उन विचारों को शांत कर सकता था। चेतना के सागर से बाहर निकलने के बाद मोहुआ ने अपनी आंखें खोली और झांग परिवार के पैतृक मास्टर चित्र पर नजर डाली। चित्र में अभी भी कई लाशें, कई लोहे की लाशें और झांग क्वान के पूर्वज भी थे। एक एक करके फिर आओ, कोई भी नहीं बचेगा। बस बात यह है कि क्या उन सभी को एक बर्तन में खत्म करने के बाद उसकी दिव्य भावना सीधे 13 पट्टियों तक पहुंच जाएगी। मोहुआ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। बाय जिशिंग ने उसकी हालत देखकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? मोहुआ को होश आया और उसने अपना सिर हिलाया, मैं ठीक हूं।
फिर भी बाई ज़िशिंग ने भौहें चढ़ाईं, कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए। ये कुछ गड़बड़ लगता है। बाई ज़िक्सी की आंखें भी पानी की तरह कुछ देर तक महुआ को घूरती रहीं, फिर हैरान होकर पूछा, तुम्हारा चेहरा ये थोड़ा दुष्ट क्यों लग रहा है? महुआ ने अपना गाल रगड़ते हुए कहा, कुछ अच्छा नहीं खाया, इसे थोड़ा पचाना होगा। दिन बिताने के बाद महुआ ने लौह शव बुजुर्ग को पचा लिया और उसके दुर्भावनापूर्ण विचारों को शुद्ध कर दिया, जिससे उसकी दिव्य भावना में काफी वृद्धि हुई। जैसा कि आयरन कॉर्प्स एल्डर से अपेक्षा की जाती है, दिव्य भावना फाउंडेशन स्थापना के बराबर है। महुआ को अपने दिल में बहुत खुशी महसूस हुई। दिव्य भावना की वृद्धि और युद्ध में दिव्य विचार के प्रकटीकरण के दौरान मंत्रों और संरचनाओं के संघनन के साथ महुआ का आध्यात्मिक शक्ति पर नियंत्रण और भी अधिक सटीक हो गया, जिससे आध्यात्मिक धुरी संरचना की उसकी समझ और गहरी हो गई। लेकिन वह इतना ही कर सकता था। इसके बाद महुआ ने चाहे जितना भी अभ्यास किया हो और चाहे उसने कितना भी चिंतन किया हो, वह अब कोई नई अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं कर सका। आध्यात्मिक धुरी संरचना के बारे में उनकी समझ एक अड़चन पर पहुंच गई थी। महुआ ने इस पर विचार किया और महसूस किया कि यह उसका अपना मुद्दा नहीं होना चाहिए। आखिरकार आध्यात्मिक धुरी निर्माण का अध्ययन, चाहे दिव्य इंद्रिय व्यय के संदर्भ में हो या कानूनों की समझ के संदर्भ में, पूरी तरह से थकावट और अत्यधिक कठिनाई की स्थिति तक नहीं पहुंचा था। वर्तमान अड़चन संभवतः संरचना में ही है। उनके पास जो आध्यात्मिक धुरी संरचना थी वह अधूरी थी। अपूर्ण प्रशिक्षण आध्यात्मिक शक्ति के मूल सिद्धांतों को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। ऐसा लगता है कि मुझे पूर्ण आध्यात्मिक धुरी संरचना प्राप्त करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। महुआ ने चुपचाप अपने आप से कहा। आने वाले समय में उसे अभी भी झांग परिवार की ज़ोंबी स्थिति से निपटना था। उसने चित्र में सबसे कमजोर से लेकर सबसे मजबूत तक सभी लाशों को खाने की योजना बनाई। युद्ध के माध्यम से युद्ध को पोषित करने, अपने शिष्यों और महान शिष्यों को खाकर अपनी दिव्य भावना को बढ़ाने की रणनीति के साथ वह अंततः लाश के पैतृक गुरु से मुकाबला करेगा। वह झांग क्वान के पूर्वज होंगे। हालांकि आयरन कॉर्प्स एल्डर ने जो कहा था उसके अनुसार इस ज़ोंबी पूर्वज के पास कई चालें थीं। अपने शत्रु और स्वयं दोनों को जानने से आप 100 लड़ाइयों में भी कभी खतरे में नहीं पड़ेंगे। उन्हें एक लक्षित रणनीति विकसित करने के लिए इसकी क्षमताओं को पूरी तरह से समझने का तरीका खोजने की जरूरत थी। इसके अलावा, जहां तक दिव्य विचार प्रकटीकरण का प्रश्न है, महुआ अभी भी इसमें बहुत कुशल नहीं था। यद्यपि वह बार बार युद्ध में शामिल हुआ था और मंत्रों और संरचनाओं की अभिव्यक्तियां काफी महत्वपूर्ण थीं, फिर भी महुआ अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। प्रकट आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त यथार्थवादी नहीं थी। प्रकट मंत्रों की शक्ति थोड़ी कम थी और प्रकट संरचनाओं की गति अभी भी थोड़ी धीमी थी। कौशल का ये स्तर कमजोर ज़ॉम्बी से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था। यह आयरन कॉर्प्स एल्डर को दबाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन झांग परिवार के ज़ोंबी पैट्रिक मास्टर का सामना करते समय महुआ में आत्मविश्वास की कमी थी। एक औसत साधक के लिए झांग परिवार के बुरे विचारों और ज़ोंबी के पूरे परिवार के साथ, जिन्होंने न जाने कितने लोगों को खा लिया था, उनकी ताकत पहले से ही बहुत भयानक थी। चलती लाशों और लोहे की लाशों को दबाने में सक्षम होना पहले से ही एक उपलब्धि थी। लेकिन महुआ का मानना था कि वह श्री जुआंग का शिष्य था। यदि उसके गुरु ने उसे दिव्य विचार प्रकटीकरण सिखाया है, तो उसे इसमें असाधारण रूप से निपुण होना चाहिए, अन्यथा वह निश्चित रूप से अपने गुरु के सामने अपना सम्मान खो देगा और अपने गुरु की उम्मीदों पर पानी फेर देगा। इसलिए उनकी दिव्य भावना को चरम सीमा तक विकसित किया जाना था। दिव्य विचार प्रकटीकरण को भी चरम सीमा तक विकसित करना पड़ा। मंत्रों और संरचनाओं के प्रकटीकरण के लिए आधार के रूप में आध्यात्मिक शक्ति के प्रकटीकरण की आवश्यकता थी। आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की प्रकृति की आंतरिक समझ की आवश्यकता होती है। समझ जितनी गहरी होगी, अभिव्यक्ति उतनी ही प्रामाणिक होगी और शक्ति उतनी ही प्रबल होगी। और आध्यात्मिक शक्ति की प्रकृति की समझ का संबंध आध्यात्मिक धुरी निर्माण से था। इस प्रकार लाश को खाने के अलावा महुआ को पूर्ण आध्यात्मिक धुरी संरचना को खोजने की तैयारी शुरू करनी पड़ी। इसके अलावा आध्यात्मिक धुरी संरचना लघु छिपी आत्मा संप्रदाय के गद्दार से संबंधित थी। प्रशिक्षक यान ने अपना अधिकांश जीवन संप्रदाय के साथ इस दुश्मनी को निपटाने में लगा दिया था। उनका आजीवन जुनून आध्यात्मिक धुरी संरचना को पुनः प्राप्त करना और उस गद्दार से व्यक्तिगत बदला लेना था जिसने उनके पूर्वजों को धोखा दिया था और उनका अपमान किया था। प्रशिक्षक यान ने उस पर बहुत दया दिखाई थी। पानी की एक बूंद का बदला झरने से चुकाया जाना चाहिए।
यदि खदान में लाश की खेती करने वालों के पीछे का काला हाथ माइनर हिडन स्पिरिट्स एक्ट का गद्दार निकला तो महुआ को योग्य लोगों को उचित मौत देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आध्यात्मिक धुरी निर्माण का सुराग झांग क्वान में छिपा था, जिसे ताओवादी न्यायालय में हिरासत में लिया गया था। इन दिनों के दौरान महुआ का सारा ध्यान ज़ॉम्बी पकड़ने पर केंद्रित था, लेकिन उन्होंने ताओवादी दरबार से आने वाली खबरों पर नजर रखी हुई थी। जब सीटू फोंग और सीटू जिन उपहार देने आए तो महुआ ने अवसर का लाभ उठाकर कुछ जानकारी पूछी। सीटू फैन की ओर से उपहार स्वरूप फॉर्मेशन डायग्राम और कुछ फॉर्मेशन पुस्तकें दी गईं। इस पर पहले ही सहमति हो चुकी थी। ये सीटू फैन की कृतज्ञता और सीटू परिवार की सद्भावना दोनों की अभिव्यक्ति थी। कोई भी व्यक्ति अपनी सेवाओं के लिए पुरस्कार स्वीकार कर सकता है। उन्होंने वास्तव में लाशों के गढ़ में बहुत मदद की थी। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि ये उपहार संरचनाओं से संबंधित थे। इस प्रकार महुआ ने उन्हें मन की शांति के साथ स्वीकार कर लिया। इसके अलावा वहां कुछ ब्रश, स्याही, कागज, इनकस्टोन, सीटू कबीले के आत्माफल की विशेषताएं, साथ ही विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक मांस भी थे। वे विशेष रूप से मूल्यवान नहीं थे, लेकिन वे विचारशील थे। महुआ ने उन्हें भी स्वीकार कर लिया। स्पिरिट फलों से जूनियर सिस्टर के खाने के लिए केक बनाया जा सकता है। आध्यात्मिक मांस को मास्टर और कनिष्ठ भाई के आनंद के लिए पकाया जा सकता है। वहां कुछ अजीब फल भी थे जिनका स्वाद अज्ञात था, लेकिन वे कुरकुरे दिख रहे थे, जिन्हें महुआ ने तलने की योजना बनाई और ओल्ड कुई को चखने दिया। उपहार प्राप्त करने और चाय पेश करने तथा कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद महुआ ने पूछा, झांग क्वान के साथ हालात कैसे हैं? सीटू जिन कुछ हिचकिचाया। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद सीटू फोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमें उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्या आपने यातना का प्रयोग किया है? हमने, सीटू फोंग ने आह भरते हुए कहा, हमने उस पर 5 या 6 लाठियां फोड़ दी हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलेगा, एक शब्द भी नहीं। महुआ ने सोचा, क्या उसे दर्द नहीं होता? सीटू जिन ने भौहें चढ़ाईं और समझाया, यह एक विशेष साधना तकनीक की तरह दिखता है जो मांस को ज़ोंबी की तरह कठोर बना सकता है और इंद्रियों को सुन्न कर सकता है, दर्द के प्रति असंवेदनशील बना सकता है। अन्य तरीकों का उपयोग करने के बारे में क्या ख्याल है? महुआ ने एक पल सोचा, फिर कहा, मुझे याद है कि अंकल झांग ने मुझे बताया था कि ताओवादी न्यायालय में दंड बहुत हैं, जिनमें उंगलियां चुटकी काटने से लेकर मेरिडियन काटने और आंखों में जहर डालने तक शामिल हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो जो झांग लैन ने तुम्हें बताया? प्रशिक्षक यान ने मन ही मन बड़बड़ाया। उसने महुआ की बात नोट कर ली। अगली बार जब वह शिकायत करने के लिए झांग परिवार के पास जाएगी तो झांग लैन के अपराधों की सूची में एक और अपराध जुड़ जाएगा। इसके बाद प्रशिक्षक यान ने असहाय होकर कहा, हमने कोशिश की लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं आया। ठीक है, तो महुआ को कुछ पछतावा हुआ। मैं कोई दूसरा तरीका सोचूंगा और उसके बारे में पूछूंगा। अगर झांग क्वान कुछ कहेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, प्रशिक्षक यान ने कहा। धन्यवाद सिस्टर सीटू, महुआ ने सिर हिलाकर जवाब दिया। प्रशिक्षक यान और सीटू जिन के चले जाने के बाद महुआ सोचने लगा, हम झांग क्वान से कैसे अपराध स्वीकार करवा सकते हैं। उन्होंने सोचा कि क्या संरचनाओं का प्रयोग यातना के लिए किया जा सकता है। इससे पहले कि महुआ कुछ सोच पाता, 2 रात बाद दक्षिण यू शहर में अराजकता फैल गई। सड़कें चहल पहल से भरी थीं और आग की रोशनी से जगमगा रही थीं। इसके अलावा साधकों की ओर से शोरगुल भी था और आध्यात्मिक शक्ति में भी भारी उतार चढ़ाव था। महुआ ने शोरगुल सुना, लेकिन वह अपनी चेतना के सागर में लाश पकड़ने में व्यस्त था और विचलित नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन प्रशिक्षक यान आए। वह घायल थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। महुआ ने चिंता से पूछा, बहन सीटू क्या हुआ? प्रशिक्षक यान ने अफसोस के साथ कहा, झांग क्वान मर चुका है। महुआ चौंका, मर गया? प्रशिक्षक यान ने आह भरी। कल रात 1 बजे कुछ साधक काले वस्त्र पहने चुपके से जेल में घुस आए। जब तक ताओवादी न्यायालय को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ताओवादी न्यायालय ने वास्तव में अपने बचाव में लापरवाही बरती थी, लेकिन मुख्य मुद्दा ये था कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई ताओवादी न्यायालय की जेल में घुसने की हिम्मत करेगा। ये ताओवादी न्यायालय के विरुद्ध अवज्ञा थी। यदि पकड़े गए तो इसमें शामिल सभी लोगों के लिए कड़ी सजा और परिणाम होंगे। महुआ की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई जब उसने पूछा, क्या वे झांग क्वान को बचाने के लिए जेल में घुसे थे? प्रशिक्षक यान ने सिर हिलाया।
मो हुआ हैरान था, अगर यह झांग क्वान को बचाने के लिए था तो वह अभी तक कैसे मर गया। प्रशिक्षक यान ने बताया, अराजक लड़ाई के दौरान किसी ने झांग क्वान पर तलवार से वार किया। फिर उन्होंने आग लगा दी जिससे झांग क्वान का शरीर सहित ताओवादी जेल का आधा हिस्सा जलकर खाक हो गया। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं, किसी ने झांग क्वान पर तलवार से वार किया। वह व्यक्ति फाउंडेशन स्थापना स्तर का रहा होगा। हाँ, प्रशिक्षक यान ने भी गहरी भौहें चढ़ाईं। जेल तोड़ने वालों, ताओवादी दरबार और अन्य संप्रदायों और कुलों में फाउंडेशन स्थापना स्तर के लोग थे जो ताओवादी दरबार में अराजकता के बारे में सुनकर समर्थन करने आए थे। इस अराजकता के बीच कोई नहीं जानता कि झांग क्वान की हत्या किसने की या आग किसने लगाई। यह मामला बहुत अजीब है, मो हुआ ने सोचा। प्रशिक्षक यान ने सिर हिलाया, मुझे संदेह है कि जेल से भागने की घटना एक छल थी और असली इरादा उसे मारना और चुप कराना था। बाद में उन साधकों का क्या हुआ जो जेल तोड़कर अंदर घुसे थे? मो हुआ ने पूछा। प्रशिक्षक यान ने निराशा से उत्तर दिया, वे सभी भी मर गए। मो हुआ ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला, क्या वे सभी मर गए? हाँ, तो एक भी जीवित नहीं बचा। ये सही है, प्रशिक्षक यान ने असहाय होकर कहा, और यह भी निश्चित नहीं है कि वे मृत डाकू वास्तव में लुटेरे थे। उनकी पहचान अभी भी जांच चल रही है, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे कुछ निकलेगा। मो हुआ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो वे सब मर गए। तो फिर इस घटना के लिए ताओवादी न्यायालय की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होनी चाहिए? मो हुआ ने फिर पूछा। इस तरह की जेल तोड़ने की घटना की निश्चित रूप से गहन जांच होनी चाहिए। विचार करने के बाद प्रशिक्षक यान ने अपना सिर हिलाया। कहना मुश्किल है। दरअसल 2 दिन बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया। प्रशिक्षक यान ने मो हुआ को पाया, उसकी अभिव्यक्ति में क्रोध और असहायता का मिश्रण था। मो हुआ ने प्रशिक्षक यान से घटना के परिणाम के बारे में जाना। दक्षिण यू शहर के कोर्ट लीडर कियान द्वारा ताओवादी कोर्ट को भेजी गई रिपोर्ट में लिखा गया था। ताओवादी कैलेंडर वर्ष 2025 चौथे महीने की शुरुआत। अज्ञात काले वस्त्रधारी साधकों ने जेल तोड़ने का प्रयास किया। ताओवादी न्यायालय से उन्हें तुरंत दमन का सामना करना पड़ा। अपराधी झांग क्वान की मृत्यु हो गई तथा सभी डाकुओं को फांसी दे दी गई। ताओवादी जेल का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, एक प्रवर्तन नेता मारा गया और 10 घायल हो गए। मुआवजे के लिए 2836 स्पिरिट स्टोन का अनुरोध। यद्यपि जेल से भागने की घटना हुई थी, तथापि सभी डाकू मारे गए तथा अपराधी भी मारा गया। ताओवादी न्यायालय ने कीमत चुकाई लेकिन अपनी गरिमा बरकरार रखी। संतुलन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। यदि जांच भी की गई तो भी कहीं जाने की जगह नहीं होगी, क्योंकि सभी मर चुके हैं। अधिक से अधिक कुछ छोटी मोटी फटकारें होंगी। मो हुआ कुछ हैरान था। यह अविश्वसनीय रूप से साहसिक और सावधानीपूर्वक किया गया कार्य था। उन्होंने जेल से भागने जैसा निर्लज कृत्य किया, लेकिन अपने ऊपर और नीचे की सभी समस्याओं को सुलझाने में सफल रहे। अंत में एक बड़ा मुद्दा दबा दिया गया, एक छोटा मुद्दा गायब हो गया। मो हुआ की निगाहें अटकलबाजी में बदल गईं। पर्दे के पीछे की बड़ी मछलियां सामने आ गई थीं। लेकिन उसने कांटा पकड़ लिया था, चारा ले लिया था, डोरी तोड़ दी थी और फिसल गया था। झांग क्वान की मृत्यु बिना कोई सबूत छोड़े हुई। लौह शव चोरी हो गया और सुराग वहीं रुक गए। अब एकमात्र विकल्प माइनर हिडन स्पिरिट सेक्ट के गद्दार से शुरुआत करना था। मो हुआ ने एक पल सोचा, फिर प्रशिक्षक यान से पूछने के लिए दौड़ा। प्रशिक्षक, क्या आपको लगता है कि वह गद्दार अभी भी दक्षिण यू शहर में है? प्रशिक्षक यान की निगाहें झपक गईं और उन्होंने आह भरी। मैं काफी समय से उसे खोज रहा हूं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शायद वह अब यहां नहीं है। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। प्रशिक्षक, आप झूठ बोल रहे हैं। प्रशिक्षक यान एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन मो हुआ निश्चित दिख रहा था। विरोध न कर पाने के कारण प्रशिक्षक यान ने पूछा, आपको कैसे पता कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं अनुमान लगाया। मो हुआ की आवाज साफ सुनाई दी। उसने प्रशिक्षक यान की ओर स्पष्ट और धुंधली आंखों से देखा। पुतलियां गहरी और शुद्ध थीं, धूल के एक कण से भी अदूषित। मो हुआ की ऐसी निगाहों से देखकर प्रशिक्षक यान को लगा कि वह कुछ भी नहीं छिपा सकता। यहां तक कि उसके दिल में अपराध बोध भी पैदा हो गया। प्रशिक्षक यान काफी देर तक चुप रहे, उनका आंतरिक संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार उन्होंने आह भरी और बोले, वह व्यक्ति वास्तव में दक्षिण यू शहर में है। मैंने आपको पहले नहीं बताया क्योंकि पहली बात तो ये कि मैं आपको इसमें शामिल नहीं करना चाहता था, और दूसरी बात ये सिर्फ मेरी अटकलें हैं।
मेरे पास कोई सबूत नहीं है और मैं निश्चित नहीं हो सकता। मो हुआ की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से पूछा, दक्षिण यू शहर में कहाँ? प्रशिक्षक यान ने भौहें चढ़ाईं, मुझे संदेह है कि वह लू परिवार के साथ है। लू परिवार? मो हुआ की नजरें बदल गईं और वह चुपचाप सोचने लगा। गद्दार शेनकय ने अपना नाम और रूप दोनों बदल लिया था। संभवतः वह दक्षिण यू शहर में छिपना चाहता था तथा संभवतः किसी शक्तिशाली सेना की सुरक्षा चाहता था। एक ढीला कृषक होने का सवाल ही नहीं उठता था। सबसे पहले, एक ढीले साधक का जीवन कठिन था और उसने कठिन जीवन न जीने के लिए अपने संप्रदाय को धोखा दिया। दूसरे, एक फॉर्मेशन मास्टर होने के नाते, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं है, लूज कल्टिवेटर्स के बीच घुलना मिलना और भी अधिक स्पष्ट होगा, जिससे उसकी पहचान और अधिक संदिग्ध हो जाएगी। यदि वह एक ढीला ढाला कृषक नहीं है, तो उसे निर्भर रहने के लिए एक शक्तिशाली बल खोजना होगा। यदि उन्हें किसी पर भरोसा करना था तो वह एक महत्वपूर्ण शक्ति होनी चाहिए। किसी बड़े पेड़ के नीचे छाया का आनंद लेना आसान है और भीड़ और अराजकता के बीच घुल मिल जाना आसान है। दक्षिण यू शहर में 3 प्रमुख शक्तियां हैं, पहली ताओवादी न्यायालय, दूसरी दक्षिण यू संप्रदाय और तीसरी लू परिवार। ताओवादी न्यायालय वंश को महत्व देता है और बिना स्वच्छ, कम से कम स्पष्ट रूप से स्वच्छ पहचान के आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। दक्षिण यू संप्रदाय एक संप्रदाय है, लू परिवार एक कबीला है। एक दूसरे की तुलना में जब तक आप सक्षम हैं, आप किसी में भी घुसपैठ कर सकते हैं। प्रशिक्षक बनना, आउटर गेट या शाखा का एल्डर बनना, अतिथि एल्डर बनना या विवाह के माध्यम से प्रवेश पाना, कई विकल्प थे और पद काफी ऊंचे थे, साथ ही अच्छा व्यवहार भी था। इससे पहले मोहुआ ने यह भी अनुमान लगाया था कि यदि गद्दार छिपा होगा तो वह दक्षिण यू संप्रदाय या लू परिवार के भीतर होगा, लेकिन वह थोड़ा अनिश्चित था। अब प्रशिक्षक यान ने भी अनुमान लगा लिया था कि यह लू परिवार था। मोहुआ ने पूछा, आपको क्या लगता है कि वह लू परिवार के साथ क्यों है? प्रशिक्षक यान ने उत्तर दिया, आप सही थे, मैंने आपसे पहले भी झूठ बोला था। जब मैं दक्षिण यू शहर में था तो मैंने गद्दारों की संरचनाओं की लिखावट देखी। उस समय मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस संरचना का मूल पता नहीं लगा सका, मैं झूठ बोल रहा था। मुझे पता चला। प्रशिक्षक यान ने गंभीर होकर कहा, यह संरचना लू परिवार से उत्पन्न हुई है। और वह खदान, उसकी संरचनाओं की आभा, परिचित होते हुए भी अस्पष्ट थी, जिसमें कुछ भयावहता का स्पर्श था। मुझे संदेह है कि उस खदान में प्रयुक्त संरचनाएं आध्यात्मिक धुरी संरचना हैं। वह खदान भी लू परिवार की है। मैंने खदानों के पास एक घर किराए पर लिया क्योंकि मुझे लू परिवार पर शक था। मैं कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहता था और उस गद्दार का सुराग ढूंढना चाहता था। प्रशिक्षक यान कुछ असहाय दिखाई दिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं झांकवान से टकरा जाऊंगा, उसके द्वारा बंधक बना लिया जाऊंगा, लाशों के गढ़ में फंस जाऊंगा। बाकी तो आप जानते ही हैं। प्रशिक्षक यान ने सब कुछ बता दिया। मोहुआ ने धीरे से सिर हिलाया, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो लू परिवार सबसे अधिक संदिग्ध प्रतीत होता है। प्रशिक्षक यान ने भी थोड़ा सिर हिलाया, फिर उनकी अभिव्यक्ति निराशाजनक हो गई। लू परिवार की शक्ति बहुत ज्यादा है, उनके पास कई खदानें हैं, कई फाउंडेशन प्रतिष्ठान साधक तैनात हैं, खनन, वेश्यालयों, जुआघरों और रेस्तरां में लगे हुए हैं और समृद्ध जिन्हुआ स्ट्रीट के अधिकांश हिस्से पर उनका कब्जा है। दक्षिण यू शहर में उनके रिश्ते आपस में गुथे हुए और जटिल हैं। मेरे पास लू परिवार की जांच करने की क्षमता नहीं है और अगर मैं कर भी लूं तो मुझे डर है कि। प्रशिक्षक यान ने गहरी सांस ली। मोहुआ ने प्रशिक्षक यान की कठिनाइयों को समझा। लू परिवार इतनी बड़ी स्थानीय शक्ति होने के कारण प्रशिक्षक यान, जो बाहर से आए एक साधक थे तथा एक फॉर्मेशन मास्टर भी थे, के पास जांच करने का कोई रास्ता नहीं था। और यदि प्रशिक्षक यान को कुछ पता भी चल जाए तो ताओवादी कौशल में कुशल न होने के कारण वह कुछ खास नहीं कर सकता था। यदि वह ताओवादी न्यायालय में ये रिपोर्ट देने जाता कि लू परिवार के किसी व्यक्ति ने उनके स्वामी के साथ विश्वासघात किया है और उनके वंश को नष्ट कर दिया है, संभवतः जिसे हिरासत में लिया गया है वह स्वयं प्रशिक्षक यान होगा। मोहुआ ने फिर प्रशिक्षक यान को सांत्वना दी। प्रशिक्षक, दरअसल मैनेजर मो सही कह रहे हैं, आपको अपने जीवन भर के मामलों पर विचार करना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप एक साथी खोजें, घर बसाएं और खुशी से जीवन बिताएं। प्रशिक्षक यान कुछ असहाय होकर रुक गए। मोहुआ ने आगे कहा, जो बोओगे वही काटोगे। हो सकता है कि वह व्यक्ति एक दिन खुद ही मर जाए। इन दिनों बस मन की शांति के साथ यहाँ रहें, श्री जुआंग के साथ चाय पिएं, बातचीत करें और संरचनाओं पर चर्चा करें। बाकी सब कुछ प्रकृति को अपना काम करने दो, इसे ज्यादा दिल पर मत लो।
यद्यपि उन्होंने ये कहा, प्रशिक्षक यान की दुविधा का समाधान करना इतना आसान नहीं था। लेकिन मो हुआ के शब्द सुनकर प्रशिक्षक यान के दिल में कुछ गर्माहट आ गई। कई वर्षों से वह उदास रहता था, उसका स्वभाव कुछ ठंडा रहता था। दूसरों की परवाह करना वह कभी कभार ही महसूस करता था। लेकिन लगभग तुरंत ही प्रशिक्षक यान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने मोहुआ को संदेह से देखा। क्या तुम कुछ करने की योजना बना रहे हो? मोहुआ मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ज्यादा कुछ नहीं। वह क्या करने की योजना बना रहा था, ये वह अभी प्रशिक्षक यान को नहीं बता सका। बाद में उन्होंने विषय बदल दिया और सीटू फोन की तलाश में ताओवादी दरबार की ओर जाने से पहले प्रशिक्षक यान के साथ थोड़ी देर बातचीत की। ताओवादी दरबार में बातचीत करना असुविधाजनक था, इसलिए दोनों ने एकांत चाय घर ढूंढ लिया। मो हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, बहन सीटू, क्या आपके दरबारी नेता ने कभी दक्षिण यू संप्रदाय से रिश्वत ली है? सीटू फैंग अचंभित रह गया, एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। तो फिर क्या उसने कभी लू परिवार से रिश्वत ली है? सीटू फोंग ने फिर सिर हिलाया। मो हुआ चुप हो गया। उसने अपना रुख बदला और पूछा, तो क्या दक्षिण यू शहर में कोई ऐसा संप्रदाय या कबीला है जिसने उसे रिश्वत न दी हो? सीटू फोंग ने हिचकिचाते हुए कहा, हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन ऐसी ताकतें अब शायद मौजूद नहीं हैं। मो हुआ को विश्वास करना कठिन लगा, वह इतना लालची है। सीटू फैंग ने कूटनीतिक ढंग से कहा, आखिरकार वह मेरे तत्काल दरबारी नेता है, मुझे वास्तव में उनके सही और गलत का फैसला नहीं करना चाहिए। मो हुआ समझ गया। इसका मतलब ये था कि वह इतना भ्रष्ट था कि उसके पास भी कहने को कुछ नहीं था। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं, वह इतना लालची है और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं करता। सीटू फोंग ने 2 बार खांसी, फिर धीमी आवाज में कहा, ताओवादी न्यायालय के पास शक्ति है, और जहां शक्ति है वहां लालच भी है। ये केवल इस बात का मामला है कि वह कितना अधिक या कितना कम है। ऐसे लोग भी हैं जो लालची नहीं हैं, लेकिन वे फीनिक्स के पंखों और गैंडे के सींगों की तरह दुर्लभ हैं। शक्ति और धन एक दूसरे को जन्म देते हैं। जब तक आपके पास शक्ति है, लोग आपके दरवाजे पर स्पिरिट स्टोन्स लेकर आएंगे। आपको उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं होगी, और वे उन पत्थरों को आपकी जेब में डाल देंगे। और जब तक आपके पास स्पिरिट स्टोन्स हैं, स्वाभाविक रूप से आप उन्हें शक्ति के बदले में उपयोग कर सकते हैं। मो हुआ ने सिर हिलाया, फिर अचानक उसे कुछ अजीब लगा। बहन सीटू, आपकी आवाज अंकल झांग लैन जैसी क्यों लग रही है? सीटू फोंग ने नाराजगी जताते हुए कहा, उसने मुझसे यही कहा था। मो हुआ आश्चर्यचकित रह गया। सीटू फैंग ने आह भरते हुए कहा, उन्हें चिंता थी कि मैं बहुत सीधी और भोली हूं, इसलिए उन्होंने मुझे ये शब्द तब कहे जब मैं पहली बार सुपरवाइजर बनी थी। पहले तो सीटू फोंग को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सुपरवाइजर बनने और कई चीजें देखने के बाद उसके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मो हुआ ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, किस परिवार ने कोर्ट लीडर कियान को सबसे अधिक रिश्वत दी है? वह निश्चित रूप से लू परिवार होगा। क्या लू परिवार सबसे अमीर है? हाँ। सीटू फोंग ने सिर हिलाया और आह भरी। दक्षिण यू शहर की अधिकांश खदानें लू परिवार की हैं। दक्षिण यू शहर के अधिकांश खनन कृषक लू परिवार के लिए काम करते हैं, वे अमीर कैसे नहीं हो सकते? जो बात उन्होंने संभवतः अनकही छोड़ दी। और ताओवादी दरबार का अधिकांश भाग लू परिवार द्वारा खरीद लिया गया है। मो हुआ ने मन ही मन खुद से कहा। मो हुआ की अभिव्यक्ति देखकर सीटू फोंग ने भौहें चढ़ाईं और फिर याद दिलाया, लू परिवार का विरोध मत करो। शक्तिशाली ड्रैगन स्थानीय सांपों को दबा नहीं पाते। लू परिवार के पास अपार शक्ति, गहरे संबंध और जटिल रिश्ते हैं। जब तक ताओवादी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता, ऐसी स्थानीय ताकतें बहुत सारे बुरे काम कर सकती हैं और फिर भी स्थानीय ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके सब कुछ पूरी तरह से ढक सकती हैं। ये जड़ों को हटाए बिना घास को हटाने की कोशिश करने जैसा है। दक्षिण यू शहर पहुंचने पर उनके अपने सीटू परिवार ने भी नियमों का पालन किया। उनके बीच हितों का टकराव हो सकता है, लेकिन वे कभी एक दूसरे को अलग नहीं करेंगे। दक्षिण यू शहर में समस्याएं गहरी हैं। ये ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें सीटू परिवार आसानी से हल कर सकता था। इसके अलावा सीटू फोंग केवल एक पर्यवेक्षक था। सीटू फोंग मो हुआ के साथ अपनी दोस्ती को बहुत महत्व देती थी और उसे डर था कि वह उसके भीतर के खतरे से अनजान है, और उसका जुनून उसे ऐसे मामलों में उलझा सकता है जिनसे वह खुद को नहीं निकाल सकता। मो हुआ ने फिर सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं।
लू परिवार और ताओवादी दरबार के बीच संबंध की पुष्टि करने के बाद मोहुआ ने लू परिवार की खदानों की एक और यात्रा की। सतह पर लू परिवार की खदानें पहले की तरह ही शोरगुल और व्यस्त थीं। लेकिन मोहुआ ने देखा कि आसपास की संरचनाएं बदल गई थीं। संरचनाएं अधिक व्यापक थीं और गार्ड अधिक सतर्क थे। खदानों की परिधि के चारों ओर अनेक एक्सपोज डस्ट फॉर्मेशन स्थापित किए गए थे तथा गेट पर एक एक्सपोज शैडो फॉर्मेशन भी स्थापित किया गया था। ऐसा लग रहा था कि ये संरचनाएं उसके जैसे किसी व्यक्ति से रक्षा कर रही हैं। इसी समय खदानों की रखवाली करने वाले किसानों को भी बदल दिया गया था। लू परिवार के लूमिंग नामक साधक का स्थानांतरण हो गया था। खदानों में तैनात लू फैमिली फाउंडेशन प्रतिष्ठान के किसानों की संख्या भी दोगुनी हो गई थी। अब उनके पास पंखा झलने वाली सुंदर सेविकाएं नहीं थीं, न ही बढ़िया भोजन और पेय था। इसके बजाय वे एकाग्र भाव के साथ चुपचाप बैठे थे, कभी कभी दिव्य इंद्रियों को चारों ओर देखने के लिए छोड़ रहे थे, मानो किसी चीज से सावधान हो रहे हों। यह एक बड़ी समस्या है, मोहुआ ने मन ही मन बुदबुदाया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों, एक्सपोज डस्ट फॉर्मेशंस तथा एक्सपोज शैडो फॉर्मेशंस के साथ इसमें घुसना आसान नहीं था। मोहुआ ने रात में इसकी जांच करने की योजना बनाई, लेकिन रात होने पर वे दो फाउंडेशन स्थापना साधक अभी भी वहां थे। दिव्य ज्ञान की सहायता से मोहुआ ये भी पता लगा सकता था कि कई कोने चुपके से लू परिवार के साधकों से भरे हुए थे। रात में खनन कार्य नहीं होता था, फिर भी उनकी सतर्कता बढ़ गई थी। उन्होंने मोहुआ को कोई मौका नहीं छोड़ा। समस्या बहुत बड़ी है। ये निर्णय लेते हुए कि यह व्यर्थ है, मोहुआ आधी रात तक बाहर ही इंतजार करता रहा। अंततः रात के 1 बजे खदान के अंदर से कुछ आवाजें आने लगीं। भयावह क्यूई की लहरें बह रही थीं। हालांकि पहले के विपरीत ये ध्वनियां बहुत सूक्ष्म थीं। अंदर की क्यूई भी कमजोर थी और उसका पता लगाना कठिन था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे जानबूझकर दबा दिया गया हो या संरचनाओं या इसी तरह की किसी चीज द्वारा स्पष्ट कर दिया गया हो। मोहुआ ने पहले जो गहन और भयावह माहौल महसूस किया था, जो अंधेरे और भयानक तरंगों से भरा था और रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता था, वह पूरी तरह से अलग था। खदानों से निकलने वाली क्यूई अब मंद हो गई थी तथा शोर भी कम था। यहां तक कि वहां से गुजरने वाला एक साधारण किसान भी खदानों के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं देख पाएगा। मोहुआ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह पालथी मारकर बैठ गया, अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त किया और खदानों से निकलने वाली क्यूई को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया। एक क्षण बाद मोहुआ ने अपनी आंखें खोली। उसका दिल निश्चित था। उसका अनुमान गलत नहीं था। इन खदानों में क्यूई लाश की तरह थी। पहले तो वह निश्चित नहीं था, लेकिन झांग क्वान से निपटने के बाद, लाश चलने वाले गढ़ का दौरा करने, लाश को नियंत्रित करने वाली घंटी चुराने, ज़ॉम्बी छवि लेने और यहां तक कि कुछ लाशों को खाने के बाद, मोहुआ अब बहुत परिचित था। वह घातक क्यूई लाशों से उत्पन्न लाश क्यूई थी। वह सड़ती हुई दुर्गंध, चलती लाशों से आने वाली दुर्गंध थी। ये दुष्ट संरचनाएं बिल्कुल वैसी ही आध्यात्मिक धुरी दुष्ट संरचनाएं थीं जो लाशों पर अंकित थीं। पहले घनी और ठंडी क्यूई इसलिए थी क्योंकि इस खदान के भीतर अनगिनत लाशें थीं। लू परिवार के स्वामित्व वाली यह खदान एक लाश की खदान थी।